हेलो हेलो मेरे क्लास 12th के कॉमर्स के चीतो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग के बारे में। ऑलराइट, ये चैप्टर नंबर 3 है आपका, जिसके अंदर दो पार्ट्स है, एक है मनी, एक है बैंकिंग। पहले हम मनी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बैंकिंग पे जाएंगे। ऑलराइट, जो मनी है आपकी, ठीक है, उसका क्रिएशन कैसे होता है, मनी जो है वो कैसे यूटिलाइज होती है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, उसके साथ उसके मोटिव्स क्या है लोगों के रखने के लिए। उसके साथ हम बैंकिंग पे जाएंगे। बैंकिंग के अंदर क्या पढ़ना है हमने कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, कैसे वो मनी क्रिएशन करता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, और कौन कौन से टूल्स हैं उसके पास टू कंट्रोल मनी क्रिएशन। ऑलराइट, तो एक छोटा सा इंट्रो आपके लिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। मनी क्या है, सबसे पहले हमको ज़रूरत है जानने की व्हाट इज़ मनी। अब मनी क्या है, इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड थिंग फॉर अस, कि हाँ भाई एक यूनिट है जो आप कॉमनली एक्सेप्ट किया गया है लोगों के द्वारा। पहले के टाइम पे क्या होता था, बार्टर एक्सचेंज चलता था। बार्टर एक्सचेंज का मतलब है गुड्स का लेन देन, कि जैसे मेरे को एप्पल चाहिए, मेरे पास ज़्यादा राइस है, अब मुझको क्या करना है, ऐसा एक इंसान ढूंढना है जो एप्पल मेरे से ले, एप्पल मेरे को दे, और वो उसके बदले मेरे से राइस ले। उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता था, उसके अंदर काफ़ी रिसोर्सेज लगती थी। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे वो जो मनी की वैल्यू आई ना, धीरे धीरे वो कहाँ पर क्रिएशन आ गई उसकी, वो धीरे धीरे बन चुका है आपका फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, जो पीछे से बैकअप नहीं दिया जाता किसी गोल्ड या सिल्वर का। पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास समझ लो 100 रुपये का गोल्ड है, तो मैं 100 रुपये के हिसाब से ही पैसा बना सकता था, कि मैं बना सकता हूँ मैक्सिमम 100 रुपीज़, कि हाँ भाई मेरे पास 100 रुपये का गोल्ड ही है। पहले क्या होता था, गोल्ड से बैकअप होता था। जैसे गांव वगैरह में जाते थे लोग, सोना एक बंदे के पास रख देते थे कि बदले में उसके, कि हाँ भाई तू हमको पैसे दे दे, कि हाँ भाई हमारा सोना तेरे पास गिरवी पड़ा हो, उसके बदले जैसे मेरे पास तेरे पास 1 किलो सोना रखा है, 1 किलो सोना की कीमत जो है वो है 1000 रुपये। उसने मेरे को उसके बदले दे दी 1000 रुपये का एक नोट, कि हाँ भाई ये 1000 रुपये आप यूज़ कर लो, इस्तेमाल करो, एक रिसीट दे दी उसने। धीरे धीरे इसका जो बैकअप वैल्यू है वो कम किया गया, और मनी जो है, अब आज के टाइम पे देखते हैं हम, नोट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई, उन दोनों की गारंटी पे चलते हैं। आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं नोट्स के ऊपर। कॉइन्स जो है वो मिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पर आप देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे उनके होते हैं साइन। ऑलराइट, सो वो लोग क्या करते हैं, अब वो जो वैल्यू है उसको कोई बैकअप नहीं मिला है गोल्ड या सिल्वर से, बस उसके ऊपर एक साइन है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं फिएट मनी। ऑलराइट, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि मनी क्या है। मनी इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, इट इज़ अ कॉमनली accepted medium of exchange. If an economy has only one individual, there cannot be exchange of commodities and hence there is no role for money. Obvious सी बात है, अगर किसी जगह पे एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान रहता है, उसको तो एक्सचेंज करना ही नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज का। सो उसके लिए मनी की क्या वैल्यू। या उसी जगह मैं बोलूँ आपको कि कोई इंसान है, ठीक है ना, वो डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर है, और एक इंसान है जो शहर में घूम रहा है, जब तक वो डेजर्टेड आइलैंड वाला इंसान मार्केट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, जो फंसा हुआ इंसान कहीं पर है वो मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उसके लिए भी वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कुछ भी नहीं, उसके लिए एक कागज़ है सिर्फ, क्योंकि उसको यूटिलाइज तो कर ही नहीं सकता। ऑलराइट, तो इसी जगह फिएट मनी आया। फिएट मनी क्या है, इज द करेंसी दैट अ गवर्नमेंट डिक्लेयर्स टू बी अ लीगल टेंडर। गवर्नमेंट ने बोला भाई तू एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम है, तू आराम से चल सकता है, बट इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट का मतलब है गोल्ड, सिल्वर, कोई भी चीज़ से इसको बैकअप नहीं किया गया होगा। पहले क्या होता था, सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, फिर वो धीरे धीरे चांदी के सिक्के हमने किसी पर गिरवी रखवाए, उसके बदले हमको थोड़ा रिसीट मिल गई कि तू, तेरा चांदी का सिक्का इतना मेरे पास पड़ा हुआ है, तो एक काम करना, उसके पास जाना, वहाँ से थोड़ा मेरा हिस्सा ले लेना। धीरे धीरे उसका आजकल के टाइम पे उसका चल रहा है मनी का। तो ये मनी क्या है, ऑलराइट, इसको आजकल के टाइम में फिएट मनी बोला जा रहा है, क्योंकि इसको कुछ हम गोल्ड या सिल्वर से बैकअप नहीं कर रहे हैं, उसको एक ही नोट दे रहे हैं, उसके बदले अगर चेंज बचे, जैसे 100 रुपये का सामान आप लेके आते हो, आपने 100 रुपये का सामान लिया, उसको 200 का नोट दिया, वो बदले में आपको एक 100 रुपये वापस दे देगा। ऑलराइट, इसके बदले कोई नहीं है कि हाँ भाई तू, मैंने तेरे से सामान लिया, तू उसके पास जा, बैंक के पास या कहीं पर, वहाँ मैंने सोना गिरवी रखा है, तो उससे ले ले, वैसा कुछ नहीं रहा। तो इसलिए आज के टाइम पे फिएट मनी चलता है। सो फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ मनी जो है, बेसिक जो हमारे 4 फंक्शंस आते हैं, मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि आप इसको पढ़ लो। एक होते हैं हमारे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, एक होते हैं सेकेंडरी।
जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है वो दो हैं। सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम आता है और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि कॉमनली एक्सेप्टेड यूनिट है, आराम से आप गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज कर सकते हो, उसको पैसे दिए बदले में आपने गुड्स ले लिए। एक तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरी बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू की। आजकल हर एक गुड एंड सर्विस आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू में उसको मेजर करते हो। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये जो मैंने घड़ी डाली है इसकी कीमत 4,000-3,000 रुपये है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं 3,000 रुपये उसको मैंने दिए, बदले में उसने मेरे को घड़ी दे दी। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑल्सो। और उसके साथ साथ हम लोग रिलेटिव वैल्यू भी निकाल सकते हैं दो गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको, एक पेन की कीमत है 10 रुपये, एक पेंसिल की कीमत है 2 रुपये। अब रिलेटिव वैल्यू मतलब कि यहाँ भाई 5 पेंसिल के बदले में एक पेन ले सकता हूँ। तो आपने गुड्स को कंपेयर भी किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ पे इसके बदले अगर मैं इतने पैसे और डालता तो मैं ये भी ले सकता था। ऑलराइट, पहले होगी ये दो बातें। उसके बाद बात की जाती सेकेंडरी फंक्शंस के ऊपर कि हाँ भाई एक तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स है और दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्यूचर में पैसे किसी को देने थे पहले के टाइम पे, उस समय मुश्किल होती थी कि हाँ भाई वैल्यू ऑफ गुड्स चेंज हो जाते थे। फॉर एग्जांपल आपने किसी इंसान से आलू लिए 10 रुपये के किलो, उसको बोला मैं तेरे को बाद में दे दूंगा पैसे। अब बाद के टाइम पे क्या होता था, उस समय क्या होता था कि पास्ट के टाइम पे उसने बोला तूने 10 रुपये के लिए थे, अब मैं उसके बदले को सोना दूंगा। सोने की वैल्यू फ्लक्चुएट करती थी, आलू के रुपीज़ की वैल्यू फ्लक्चुएट करती थी, तो इंसान को मुश्किल होती थी फ्यूचर में पैसा देना। लेकिन आज के टाइम पे देखो, जब से पैसा हमारे हाथ में आया ना, और कि अब 10 रुपये की वैल्यू जो है वो 10 रुपये ही रहेगी। मैंने उससे 10 रुपये के आलू लिए थे उस टाइम पे 2 महीने पहले, आज उस 10 रुपये की वैल्यू उतनी ही 10 रुपये रहेगी। 10 रुपये की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। अब मैं पहले 10 रुपये से जो सामान ले सकता था, अभी भी मैं 10 रुपये से उतना ही सामान ले सकता हूँ, वैल्यू उतनी है। लेकिन कंडीशन ये है कि हाँ भाई जो वैल्यू है करेंसी की वो गिरनी नहीं चाहिए, वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होनी चाहिए और ना ही इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन हो जाएगी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब चीज़ें महंगी होगी, फॉर एग्जांपल 1 रुपये की टॉफ़ी है, मैंने उससे 10 टॉफ़ियाँ ली थी, 10 रुपये देने थे। अब हुआ क्या, इन्फ्लेशन होगी, जो टॉफ़ी का रेट है वो 2 रुपये हो गया। अब एक टॉफ़ी 2 रुपये की है तो अब मेरे को 10 रुपये में सिर्फ 5 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। तो इसको आप बोलते हो कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डेप्रिशिएट हुई है, या इन्फ्लेशन की वजह से आप लोग कम सामान खरीद पा रहे हो। समझ गए। और उसके बाद आती है बात लास्ट में स्टोर ऑफ वैल्यू की। जो पैसा है आज के टाइम पे, आप जो पैसा है वो स्टोर कर सकते हो, चाहे उसको वेल्थ की फॉर्म में स्टोर करो आप लोग कि एसेट ले लिया कुछ ले लिया। पहले क्या होता था, पैसा आप स्टोर नहीं, गोल्ड कितना रखोगे आप घर में या किसी बैंक में कितना गोल्ड रख सकते हो आप, वो डिपेंड करता था, कितनी मुश्किल होती थी। आज के टाइम पे आप देखो, आप एक इकट्ठा पैसा स्टोर कर सकते हो, उसकी वैल्यू नहीं गिरती है। ऑलराइट, ये 4 बेसिक फंक्शंस है, इसको रीड करते हैं हम लोग कि मनी जो है वो एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। दूसरा, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। जैसे कि मैंने आपको रिस्ट वॉच का एग्जांपल दिया, 500 रुपये की वैल्यू है तो हम लोग 500 रुपये दे के उससे रिस्ट वॉच ले सकते हैं। या फिर हम लोग रिलेटिव प्राइस भी निकाल सकते हैं, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, आप 2 रुपये की एक पेंसिल है, 10 रुपये का एक पेन है, कि 5 पेंसिल के बदले आप एक पेन खरीद सकते हो, वो रिलेटिव वैल्यू भी है। ऑलराइट, उसके बाद मैंने आपको बताया इफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज्ड। अगर प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो गया, यूनिट ऑफ मनी कैन नाउ परचेज लेस ऑफ एनी कमोडिटी। अब हम कम खरीद पाएंगे सामान। इसको आप बोलते हो डेटोरेशन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि जो पहले पैसा की पावर थी ना वो कम हो गई है। पहले आप एक गाड़ी 4 लाख की खरीद पाते थे, अब वही गाड़ी का प्राइस 6 लाख हो गया। इसका मतलब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब इन्फ्लेशन हुई है, प्राइसेस का जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल हुआ है। ऑलराइट, फिर मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड ऑफ फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स, कि हाँ भाई आप डेफर्ड पेमेंट्स दे सकते हो, ईजियर देन बिफोर हो गया है। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स डेफर्ड का मतलब है फ्यूचर। ऑलराइट, ये याद रखना कि कल को आपको मैं दे दूंगा पैसे, वो बात आती है। और लास्ट में मनी जो है वो पेरिशेबल नहीं है एंड इट्स स्टोरेज कॉस्ट जो है लोअर है। पहले सोना रखने के लिए कितना पैसा लगता था, पैसा रखने के लिए, कैश रखने के लिए हमको इतना पैसा नहीं लगता। इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दस मनी कैन एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर इंडिविजुअल्स, वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी फॉर फ्यूचर यूज। ऑलराइट, अब ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी है ये।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप ऐसे ही बना के आओ। पहले आप प्राइमरी फंक्शंस लिख लो उधर, उसके बाद इसके ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लिखो, फिर सेकेंडरी फंक्शंस लिखो, इसका पहला और दूसरा पॉइंट भी लिख के आओ, फिर आप एक्सप्लेन करो। अच्छा लगता है आंसर, टीचर को अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ भाई बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। ऑलराइट, अब हम आते हैं बार्टर एक्सचेंज पे। थोड़ा पास्ट में जाते हैं कि हाँ भाई पुराने जख्म उखेड़ते हैं अपने, कि हाँ भाई पुराने लोगों को याद करते हैं ना कि हाँ वैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, बार्टर एक्सचेंज चलता था। बार्टर एक्सचेंज क्या था कि हमने गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए, जैसे हम बोलते थे ना खून के बदले खून, उसी की तरह गुड्स के बदले गुड्स चलते थे। अब उसके अंदर क्या होता था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। अच्छा, अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? फॉर एग्जांपल आपको बता रहा था ना मैं, जैसे मेरे पास राइस है, ठीक है ना, अब मेरे को चाहिए क्या, कपड़े, उसके बदले राइस है, मेरे को उसके बदले चाहिए कपड़े। अब मैंने क्या किया, सरप्लस राइस रखा, थोड़ा कंज्यूम कर लिया, 10 किलो में रखा था कि मेरे को कहीं से कपड़े मिल जाए। अब मेरे को ऐसा इंसान मार्केट में ढूंढना है, ऑलराइट, जिसके पास, जिसको राइस की ज़रूरत है और उसके पास क्लोथ्स की ज़्यादा, उसने क्लोथ ज़्यादा रखे हैं अपने पास कि क्लोथ्स के बदले वो राइस लेगा। यहाँ भाई उसकी भी वही नीड होनी चाहिए, तो मेरी भी वही नीड है, तो वो बंदा ढूंढना पड़ेगा। उधर हम बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज चलता था। लेकिन अब ये बार्टर एक्सचेंज जो है, धीरे धीरे इसका कंसेप्ट हटा, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी निकलना शुरू हो गई, ठीक है ना। एक टाइम था पहले तो यही चलता था, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बार्टर एक्सचेंज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होती है। यहाँ भाई हमको एक बंदा ढूंढना पड़ता है जिसको सेम कोइंसिडेंस, यहाँ पे उसको भी वही इंसिडेंस हो, मुझको भी वही हो। यहाँ बोलते हैं ना, तुक्का लग गया कि वो बंदे के पास ही वही है जो मेरे को चाहिए था और मेरे पास वो है जो उसको चाहिए था, वो हो गया। एक ये डिसएडवांटेज बहुत बड़ा था। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि यहाँ पे कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था इसके अंदर। यहाँ भी आप मेजर नहीं कर सकते थे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। ऑब्वियसली बात है यार, चावल जो है, चावल को आप एक्सचेंज करो, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, चावल आ गए 40, 50, 60, 80 रुपये किलो, आप उसको एक्सचेंज करते हो एक पेटी आम के साथ 1 किलो चावल को, तो वो वैल्यू ऑफ मनी नहीं रहा। तीसरी चीज़ ये आती है डिफिकल्टी इन डेफरिंग पेमेंट, कि हम फ्यूचर में बात नहीं कर सकते थे पेमेंट्स के बारे में, कि हम तेरे को फ्यूचर में दे देंगे। हो सकता है आज चावल जो है वो 30 रुपये किलो चल रहा था, उस समय जो चावल था ना, उससे आप 1 किलो चावल से 2 किलो आटा ले सकते थे। लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या पता, हो सकता है 2 किलो चावल की वजह से आपको 1 किलो आटा मिले, ये भी डिफिकल्टी आ जाती है। उसके साथ साथ इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, की हाँ भाई थोड़े गुड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते। पानी को आप बोल दो कैसे डिवाइड करोगे, आप बोलोगे 1 लीटर का पानी, उसमें आधा लीटर आप निकाल सकते हो प्रॉपरली, बोतल में डालोगे थोड़ा गिरेगा भी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स भी है। उसके साथ साथ अनबैलेंस ट्रेड हो सकता है, कि हाँ भाई कभी कभी मिलना मुश्किल है, लोग बंदे को ढूंढना मुश्किल है जिसको सेम चीज़ चाहिए, तो ट्रेड भी नहीं हो पाएगी। उसके बाद स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र, कि आप गुड्स को स्टोर भी नहीं कर सकते कितनी देर, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स है। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एप्पल है और मेरे को बनाना चाहिए, एप्पल ही पेरिशेबल है, बनाना भी पेरिशेबल है, उनको स्टोर करना भी डिफिकल्ट है। और उसके साथ साथ मैं बोलता हूँ किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं बोलता हूँ एक बंदे को बोलता हूँ मैं तेरे को बदले में घर दे दूंगा अपना, तो मुझे बदले में अपनी कुटिया दे दे। वो बोलेगा भाई घर कहाँ से घुमाऊंगा मैं, मेरे को घर तो यहाँ चाहिए था, तो मैं मूव ही नहीं कर सकता घर को, घर तो उधर ही रहेगा। उसके साथ साथ नॉट फिजिबल फॉर लार्ज इकोनॉमीज। लार्ज इकोनॉमीज मतलब कि वहाँ पर एक बंदा समझ लो कन्याकुमारी में, एक बंदा JNK में है, कन्याकुमारी वाले को अखरोट चाहिए, JNK वाले को कॉफ़ी चाहिए, वो कहाँ से आएगा, कहाँ ढूंढेगा वो, कितना मुश्किल है लार्ज इकोनॉमी के लिए करना। उसके साथ साथ लैक ऑफ फेयरनेस, कि हाँ पे दोनों की जो वैल्यूज़ हैं गुड्स की, क्या वो फेयर रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब कि मैं बोलता हूँ उस बंदे को अपना स्कूटर दे रहा हूँ, बदले में मैं 2 किलो चावल ले रहा हूँ, कोई वैल्यू है इसकी, फेयरनेस है इस एक्ट के अंदर, नहीं है। सो बार्टर एक्सचेंज को ख़त्म किया गया इसी वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस बार्टर एक्सचेंज पेपर में आने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। याद रखना, सावधान इंडिया जहां बोलूँगा उसका चांस 100% है, इनका चांस 50-50 रहता है। जैसे कि ये सावधान इंडिया है, ये सावधान इंडिया है, फंक्शंस ऑफ मनी। उसके साथ आता है लास्ट में टर्म एक, कैशलेस सोसाइटी क्या है। आज का टाइम को आप बोलते हो कैशलेस सोसाइटी है, क्या मतलब आप जीपे चला रहे हो, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, क्या आपके हाथ में कैश तो होता नहीं है, आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन चल गया हुआ है। तो आज के टाइम पे कैशलेस सोसाइटी है, लोग अपने पास पैसा कम रखते हैं, बैंकों में पैसा ज़्यादा रहता है। और ये शुरू हुआ था सिस्टम डिमोनेटाइजेशन के बाद, उससे पहले तो लोग पैसा एक्सेप्ट करते भी थे, उससे पहले तो लोगों के पास पैसे होते थे जेब में। आपके टाइम पे क्या गूगल पे, फ़ोन पे आया, तब से लोगों ने सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखना सेफ समझिए। ऑलराइट, तो ये एक इकोनॉमिक स्टेट है वेयर बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट कनेक्टेड विद मनी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बैंक नोट्स और कॉइन्स। फिजिकल नहीं है, हाथ में आप पैसा नहीं दे रहे हो,
थ्रू द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन बिटवीन ट्रांजैक्शन पार्टीज। यहाँ भी ऑनलाइन डिजिटली आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल पे किया, मैंने फ़ोन पे कर दिया उसको, वो चीज़ें चल रही, पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं कैशलेस सोसाइटी। ओके, अब आते हैं हम लोग डिमांड फॉर मनी पे, जिसके अंदर हम मोटिव्स पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर मनी क्या है सर। डिमांड फॉर मनी का सिंपल सा लॉजिक है कि हाँ भाई आप लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं यार, फिजिकल नोट्स, अगर मैं बात करूँ फिजिकल नोट्स, ये आपके हाथ में कैश है, बैंक में नहीं हाथ में। बैंक अलग चलेगा, हाथ में अलग पैसा चलता है। आपके हाथ में पैसा, तो उसको पैसा किस लिए चाहिए, वो बात करता है डिमांड फॉर मनी। कि हाँ भाई डिज़ायर करते हैं लोग कि सर्टन अमाउंट ऑफ मनी उनके हाथ में रहे, उसको बोलते हैं डिमांड फॉर मनी। अब आपको डिमांड दो मोटिव्स के लिए चाहिए बेसिकली। एक तो ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको सबसे बड़े पैसे चाहिए। ट्रांजैक्शंस मतलब कि हाँ भाई मेरे को सामान का लेना देना। ट्रांजैक्शन मतलब कि एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, GNS लिख रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या, जितनी ज़्यादा मैं ट्रांजैक्शन करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी डिमांड फॉर मनी रहेगी। ये भी समझ रहे हो आप, ट्रांजैक्शन ज़्यादा तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को दिन में ज़्यादा लेन देन करना होता है। एक ये भी बात समझ आ जाती है आपको। द क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन्स टू बी मेड डिपॉजिट्स ऑन इनकम देयरफॉर मेड ऑन इनकम। कि हाँ भाई देखो, जितनी आपकी इनकम होगी उतनी आज आप ट्रांजैक्शन करोगे। दो फैक्ट आ गए ट्रांजैक्शन के अंदर, दो फैक्ट आ रहे हैं यहाँ भाई। टीज ज़्यादा, ट्रांजैक्शन ज़्यादा, डिमांड मनी की ज़्यादा। दूसरा इनकम ज़्यादा, मतलब कि आपके हाथ में पैसा ज़्यादा, मनी ज़्यादा। मनी ज़्यादा होगी तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी तो डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी। और ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। दूसरी चीज़ जिसके लिए पैसा चाहिए वो होता है कब, जब आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलता हूँ, अब बैंक है जो, आप अपना पैसा एक्स्ट्रा बैंक में रखते हो, सेविंग्स अकाउंट में रखते हो या FD करा लेते हो। सेविंग्स अकाउंट में पैसा इसलिए रखा होता है क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को। ऐसे आपके हाथ में पैसा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में 1000 रुपये है, उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह तो मिलना नहीं है, तो 1000 का 1000 ही रहेगा 2 साल बाद भी। लेकिन बैंक में क्या होगा, 1000 रुपये पे आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 4% उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो आपका है, आपका इंटरेस्ट की वजह से बैलेंस बढ़ेगा। ऑलराइट, सो इसके हिसाब से भी रखा जाता है कि हाँ भैया अगर बैंक में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो लोग अपना पैसा कम रखेंगे, लोग ज़्यादा अपना पैसा बैंक में जमा कराएंगे, हाथ में पैसा कम रखेंगे। तो ये भी चीज़ आती है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई जब इंटरेस्ट रेट गोज अप, पीपल आर लेस इंटरेस्टेड इन होल्डिंग मनी एंड दैट इज एट हायर इंटरेस्ट, मनी डिमांडेड इज लो। ऑलराइट, तो इससे क्या पता चलता है कि मनी की एक अंदर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ चूज़ की और उसके बदले आपने कोई चीज़ को छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने हाथ में आप पैसा रखते हो, आप लोगों को एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी कि जो बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है उसको फॉरगॉन करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो मनी के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। ऑलराइट, सो कि हमको एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है लिक्विडिटी और डिसएडवांटेज ऑफ फॉरगॉन इंटरेस्ट। कि हमारे हाथ में पैसा रहे, लिक्विडिटी रहेगी, या अपने बैंक में जमा रखा है, उसकी वजह से हम लोगों को इंटरेस्ट को भूल जाना पड़ेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मनी की। इसी वजह से जो डिमांड फॉर मनी है उसको आप कभी कभी लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बोलते हो कि हाँ भाई हमें हाथ में लिक्विडिटी चाहिए, कि अभी पैसा चाहिए, अभी ही आपके हाथ में पैसा होगा, अभी आप खर्च सकते हो। जीपे नहीं चला फिर क्या करोगे भाई, जी फंस गए ना। तो अभी ट्रांजैक्शन करने तो अभी पैसा चाहिए, यहाँ पर भी बात आ जाती है। और अब हम पढ़ते हैं इसके दोनों मोटिव्स के बारे में कि हाँ भाई डिमांड फॉर मनी क्यों है। एक सबसे पहले आप जब हायर क्लासेस में जाओगे आपको 3 मोटिव्स पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे आपको सिर्फ 2 मोटिव्स को पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, अब ये 2 मोटिव्स कौन से हैं? सबसे बड़ा मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट मोटिव है आपका वो आएगा आपके लिए स्पेक्यूलेटिव मोटिव। जस्ट अ सेकेंड। अब ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है? अब ट्रांजैक्शन मोटिव की अगर मैं बात करूं, ट्रांजैक्शन मोटिव आपको मैंने समझा दिया है कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा करनी है तो उसके लिए पैसा आपको ज़्यादा चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि हाँ भैया इस एग्जाम्पल से समझते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव का कितनी इंपॉर्टेंस है। समझ लो जैसे हमने पहले पढ़ा था 2% की इकोनॉमी है एक हाउस होल्ड और फर्म्स की, वैसे 2% की इकोनॉमी है, एक फर्म है और एक वर्कर है। जो फर्म ने 100 रुपये के वर्कर को सैलरी देनी है, 100 रुपीज़ की सैलरी दे रही है फर्म, हिसाब लगा लेते हैं। चलो भाई ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है, इसने फर्म ने 100 रुपये की सैलरी दी, 100 रुपीज़, बदले में हाउस होल्ड ने इसी को दे दिए 100 रुपये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। ठीक है ना, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मतलब पहली तारीख है, आप लोगों को 100 रुपये हम लोगों को मिलते हैं सैलरी की तरफ,
उसके बाद हम वो फर्म्स हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, उसी फर्म को हम लोग पैसा अपना दे देते हैं अपने सैलरी का। तो हमने ये सोचना है कि 2% की इकोनॉमी है, एक हाउस होल्ड एक फर्म है, हाउस होल्ड ने उसको सर्विस दी, उसके बदले 100 रुपये की वेज मिली। अब फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, उसके बदले उन्होंने हमसे 100 रुपये ले ली। लेकिन अब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हाउस होल्ड की इनकम 100 रुपये है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ फर्म की इनकम 100 रुपये हो जाती है। ये तो बात हम समझते हैं, फर्म की इनकम 100 रुपये हो गई। ऑलराइट, अब ऑन द लास्ट डे पिक्चर जो है रिवर्स हो गई, द फर्म हैज गैदर्ड अ बैलेंस ऑफ ₹100 थ्रू इट सेल्स। अब टोटल ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कितनी है? 100 रुपीज़ की। मतलब टोटल तो 100 रुपीज़ ही है ना, कि 100 रुपये ही घूम रहे हैं, 100 रुपये इधर से इधर के, इधर से इधर। लेकिन 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 टोटल वॉल्यूम कितनी है? एक आ गया कि हाँ भाई 100 रुपये मार्केट में घूम रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शंस 2 बारी हुई हैं, तो इसका मतलब 200 रुपये घूमे हैं। फर्म ने पहले वर्कर को 100 रुपये दिए, उसी वर्कर ने फर्म को दिए, मतलब कि 100 + 100 200 रुपीज़ हो गए। ध्यान से समझो चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ, कि देखो ट्रांजैक्शन फॉर मनी है 100 रुपये की, लेकिन वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल कितना है, लेकिन टोटल तो 200 रुपये दिखे ना आपको। 100 एक जगह से दूसरी जगह गए, उसी वजह से 100 उधर से वापस उधर गए, तो 200 रुपये हो गए, ठीक है ना। ऐसे नहीं तो टोटल तो मनी 100 रुपये ही थी, लेकिन अगर मैं देखूं वॉल्यूम देखूं, तो वॉल्यूम का मतलब होता है 100 + 100 200 रुपये। ऑलराइट, तो उसी तरह जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस ओवर द यूनिट पीरियड ऑफ टाइम। ट्रांजैक्शन ऑफ मनी जो हमको बोलते हैं MDT, मनी, ठीक है, मनी, ये MD फॉर डिमांड होता है, T फॉर ट्रांजैक्शन होता है, इसका फॉर्मूला होता है K × T। ये आपको एक बॉक्स में लिखा है NCERT के अंदर, तभी मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, तो इसको बस ध्यान से सुन लो, मैं बोल क्या रहा हूँ, बहुत ईजी लगेगा। ऑलराइट, डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं है, बस इतना सा समझो, 2 मोटिव है, ट्रांजैक्शन और स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने K × T, मतलब कि K जो है पॉजिटिव इंटीजर है, T है तो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि टोटल वॉल्यूम, या फिर 2 हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं इस जगह पे, ये बात कर रहा है। हमने इस जगह पे टोटल वैल्यू कितनी है? 2 ट्रांजैक्शंस की ना, तो उसकी बात कर रहा है ये। ऑलराइट, द इकोनॉमी यूजेज मनी बैलेंस वर्थ ओनली 100 रुपीज़ फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन्स वर्थ ₹200 पर मंथ। कि हाँ भाई देखो ना, 100 रुपये उसने यूज़ करके 100 रुपये तो किए, तो लेकिन हमने 200 कैसे निकाला? क्योंकि हर जो पैसा है ना, वो 2 हाथों से निकल रहा है, कि एक बारी फर्म से हाउस होल्ड से निकल रहा है और हाउस होल्ड से फिर फर्म में निकल रहा है, इसीलिए वॉल्यूम 200 है। द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग द यूनिट पीरियड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मतलब कि उसको V बोलते हो, वेलोसिटी। यहाँ पे टोटल वेलोसिटी कितनी होती है? आप बोलते हो हाँ भाई इतनी स्पीड से बंदा निकला, तो वो टोटल वेलोसिटी आप निकालते हो साइंस के अंदर। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर वेलोसिटी क्या होता है? कितने हाथ आपके बदले। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 रुपये, मैंने 100 कमाए, 100 में से मैंने 100 मम्मी को दे दिए, मम्मी ने मेरे पैसे दादी को दे दिए, तो इसका मतलब टोटल कितनी होगी वॉल्यूम? 300 रुपीज़ की। 100 से मैंने 100 मम्मी को दिए, मम्मी ने दादी को दिए, 3 बारी किया ना, 3 हैंड्स लग गए तो 300। जितने हाथ लगेंगे उतनी वॉल्यूम होते रहेगी। इस जगह 2 हाथ लगे इसलिए वो 200 हो गया। इसी के साथ हम इसको बोलते हैं 1/K × MDT = T। अच्छा, 1/K क्या है? 1/K हो गया वेलोसिटी। ऑलराइट, और इसके अंदर एक टाइम डायमेंशन है। क्यों है? क्योंकि आपने पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर की है। यहां पढ़ो आप ध्यान से, यूनिट पीरियड, कि पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर कितनी, मैंने अपने पैसे मम्मी को दिए, मम्मी ने दादी को दिए, एक साल के अंदर कितनी बात हुई? टोटल एक साल में समझ लो मेरा पैसा जो है वो 6 लोगों से बदला, तो 6 टाइम वेलोसिटी हो गई उसकी। तो ऑब्वियसली जो हमारी वेलोसिटी है वो एक टाइम डायमेंशन वाली चीज़ है, तो इसका मतलब वो एक फ्लो वेरिएबल है। जो T है हमारा वो भी एक फ्लो वेरिएबल है। जो MDT है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। मनी डिमांडेड एक स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों है? क्योंकि द स्टॉक ऑफ मनी पीपल आर विलिंग टू होल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि अभी के टाइम पे, एग्जैक्ट अभी के टाइम पे मेरे जेब में 1000 रुपये पड़े, वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। तो मनी डिमांडेड 1000 रुपये की, क्योंकि मुझे पता है 1000 रुपये की ट्रांजेक्शन होंगी, तो मैंने 1000 रुपये रखे। ऑलराइट, सो मनी डिमांडेड जो है वो एक आपका स्टॉक कंसेप्ट है। उसी के साथ V × MDT, V मतलब कि ये 1/K मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दैट हैज बीन मेड विद दिस स्टॉक इन द यूनिट पीरियड ऑफ टाइम, कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी की है आपने। तो इट मीन्स ये जो आपका V है वो एक फ्लो वेरिएबल है। यहां तक आई होप आप समझ गए हो। अब रिलेशनशिप क्या है? एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अब देखो ट्रांजैक्शन, देखो डिमांड फॉर मनी के एग्रीगेट और हमने GDP के अंदर डिफरेंस देखना है कि हाँ भाई दोनों में क्या फर्क आता है। देखो जो डिमांड फॉर मनी आपकी है
ऑलराइट, तो उसको आप क्या सिंपल सा लॉजिक दो कि टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एन इकोनॉमी इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस इन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली सारे गुड्स एंड सर्विसेज आपने लेने हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज में इंटरमीडिएट गुड्स भी ले लोगे आप लोग ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर। फिर मैंने ब्रेड ली, मैंने आपको बोला ना जितनी बारी मैंने ब्रेड ली वो भी ऐड हुआ, समझ लो मैंने 100 रुपीज़ की ब्रेड ली, उससे मैंने 1000 रुपये के सैंडविच बनाए, ठीक है, और उसके बदले मुझे 1500 मिले। तो इसके अंदर मैं 100 प्लस 1000 प्लस 1500 रुपये रखूँगा, तो मतलब टोटल मेरी कितनी ट्रांजैक्शंस की वैल्यू हो जाएगी 2500 और 2600 रुपये। लेकिन जीडीपी में हमने पढ़ा था, जीडीपी में क्या होता है, हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते हो। तो इससे पता चलता है जो ट्रांजैक्शन डिमांड की जो वैल्यू है ना वो हमेशा ज़्यादा रहेगी आपकी जीडीपी से। ये तो हमको समझ आता है सर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है डिमांड फॉर मनी के साथ, जो जीडीपी का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है कि वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन नॉमिनल जीडीपी, एन इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी इंप्लाइज द एन इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जितनी आपकी जीडीपी बढ़ेगी इसका मतलब ट्रांजैक्शन, देखो ना ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा हो रही है इसलिए जीडीपी आपकी ज़्यादा हो रही है ना, तभी इसके लिए हम बोलते हैं उसका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो उधर क्रेज हमको चाहिए ग्रेटर ट्रांजैक्शन फॉर डिमांड। इसको हम ऐसे लिखते हैं, के मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर है, पी मतलब कि जीडीपी है, और वाई का मतलब होता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये एक ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी पड़ी। पहला मोटिव समझ आया? अगर समझ आया तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दो। तो मेरी बात समझो इस चीज़ को। मैं मानता हूँ थोड़ा खींचना पड़ रहा है इस चीज़ को कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन डिमांड सर इतना लिखा नहीं है बुक के अंदर, लेकिन आप इधर से आप पढ़ लो ध्यान से, फ्यूचर के अंदर डिफिकल्टी नहीं होगी ट्रांजैक्शन डिमांड और मनी के लिए। असली में 3 होते हैं, एक प्रिकॉशनरी मोटिव भी होता है, वो नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए हमको नहीं पढ़ना है। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन, और दूसरा स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है, इसको आप बस ऐसे याद रखो, स्टॉक मार्केट के हिसाब से पढ़ना है हमने। अब देखो दुनिया में जो लोग हैं उनका जो वैल्यू पैसा रखने का तरीका है वो अलग एक वे में है। कुछ लोग पैसा रखते हैं, कुछ लोग स्टॉक खरीद लेते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कुछ लोग बॉन्ड्स ले लेते हैं, उनके तरीके से होल्ड रखते हैं। लेकिन हम इसी अंदर एग्जाम्पल करते हैं, समझ लो लेट करेंगे हम लोग कि हाँ भैया लेट करो कि जो आपके जितना भी पैसा आपने रखा है ना, एक्सक्लूडिंग जो मनी है, वो आपने बॉन्ड्स के तरीके में रखा हुआ है। बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो एक पेपर होते हैं बेरिंग द प्रॉमिस ऑफ अ फ्यूचर ऑफ अ मॉनेटरी रिटर्न ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप बैंक क्या करते हैं, मैंने उससे बॉन्ड खरीदा, बदले में उसने मेरे से पैसे ले लिए, ठीक है ना। अब वो पैसा उसके लिए है, कल को वो आएगा जब उसका पैसा हो जाएगा इकट्ठा, वो मेरे से वापस बॉन्ड खरीद लेगा और बदले में मुझे पैसे दे जाएगा। तो बॉन्ड एक वैसा कागज़ होता है कि मेरे हाथ में आ गया कि हाँ भाई ये वैल्यू है, मैंने उसको इतने पैसे दिए हैं, ठीक है। बॉन्ड हुआ, ये गवर्नमेंट इशू करती है या फिर फर्म्स या फिर बोरो मनी करने के लिए पब्लिक से, और ये ट्रेडेबल है मार्केट में, तभी तो ट्रेड हुआ ना कि हाँ भाई उसने मेरे को 1000 दिया, मैंने उसको 1000 रुपये वापस दे दी। ऑलराइट, सो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक फर्म ने 100 रुपये का लोन लेना था पब्लिक से, उसने एक बॉन्ड इशू किया जिसके अंदर उसने बोला 10 रुपये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दूंगा मैं, उसके बाद 10 प्लस द प्रिंसिपल ऑफ द 100 रुपीज़। मतलब कि मैं उसके बाद पहले साल 100 का बॉन्ड था, पहले साल मैंने आपको 10 रुपये देने हैं, दूसरे साल में मैं आपको 10 प्लस 100 रुपये वापस दूंगा। 100 रुपये मतलब कि वो इंटरेस्ट के साथ 100 रुपये वो भी दूंगा वैल्यू, ठीक है। 2 साल की बात की गई है, और कूपन रेट जो है वो 10% का लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट प्रिवेलिंग जो है। अब इसे हिसाब लगाओ, अब 100 रुपये के बदले इधर आपको कितने पैसे मिले? आप बोलोगे सर 10 ये मिला, 110 ये मिला। आप बोलोगे सर 120 के आसपास मिल रहा है 100 रुपये में। लेकिन अगर आप सेविंग बैंक का हिसाब लगाओ, सेविंग बैंक आपको 5% देगा, तो सेविंग बैंक में आपको ज़्यादा ज़्यादा 105 रुपये मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 105 रुपये मिल जाएंगे ना आपको सेविंग बैंक में। तो उसी हिसाब से हमने सोचना है कि कितना पैसा, कि हाँ भाई सेविंग अकाउंट में इतने पैसे मिलेंगे, तो कितना पैसा, हाउ मच मनी इफ केप्ट इन माई सेविंग अकाउंट विल जनरेट ₹10 एट द एंड ऑफ द ईयर। कि 10 कितना पैसा मैं बैंक में डालूं कि मुझे 10 रुपये मिले, कि हाँ भाई मुझको जैसे बॉन्ड ने मुझे 10 रुपये दिए, 1 साल के बाद इतना पैसा मैं सेविंग्स में डालूंगा मुझे भी वहाँ पर 10 रुपये मिले। बोलता अच्छा ठीक है ढूंढो। तो उसने पहले लगाया कि हाँ भाई एक्स जो है 1 + 5/100 = 10, एक्स = इसको इधर कर दिया मैंने, इसको इधर मैं ले आया हूँ कि हाँ भाई 5, इसको मैं इधर ले आया हूँ, बस ये लिखा हुआ है मैंने। एक्स क्या है, हमारा अमाउंट है जितना मैं सोच रहा हूँ कितना रखना है मैंने, ठीक है ना। 1 हो गया आपका कितना, 1 + 5/100 = 10। 5 है जो हमारा इसका अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है,
ठीक है ना, 10 है कि हाँ भाई मेरे को 10 रुपये कब मिलेंगे, कि मेरे को इतना पैसा इतना रखना है ना, कि हाँ मैं बोलूँ ना कि मैं बैंक में इतना पैसा रखूँ कि मुझको इतना पैसा 10 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर मिले। ये बॉन्ड का आ गया, ये सेविंग का आ गया, यही ढूंढना है मेरे को। नॉर्मली मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है कि इंटरेस्ट निकाल के दे दो मेरे को, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमको वैल्यू मिली कि हाँ भाई वो 100, देखो द अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज टेन डिस्काउंटेड एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली लेट वत बाय बी द मनी अमाउंट इफ वी केप्ट इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट विल जनरेट रुपीज 110 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। कि हाँ भैया बोला गया है कि ये जो है 110 रुपये जनरेट करेगा 2 साल के बाद। दस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द बॉन्ड शुड बी इक्वल टू 109। कि हम लोग अगर 109 रुपये डालें तब जाके हम लोगों को 110 हो जाएगा हमारा 1 साल में। बंदा बोलता है यार इससे अच्छा मैं उधर डाल देता पैसा, बॉन्ड्स ले लेता, इधर तो मुझे पैसे कम मिल रहे हैं। कि हाँ भैया कि इफ मीन्स डैट यू पुट रुपीज 109 सेविंग्स बैंक अकाउंट में 109 रुपये डालोगे आप, इट विल फेच द सेम रिटर्न एज द बॉन्ड बट द सेलर, देखो ना अब आपको 109 रुपये आपने डाले 109.29, 2 साल के लिए आप लोगों का पैसा हुआ 100, बल्कि आप लोगों को 130 रुपये हुए। लेकिन बॉन्ड्स वाला बोल रहा है कि 100 डाल, मैं तेरे को 130 करके देता हूँ उसी टाइम पीरियड में। तो बंदा लालच खाएगा, बंदा बोलेगा यार इधर मैं एक तो पैसे भी कम डाल रहा हूँ, ऊपर से मुझे इंटरेस्ट, मेरे को पैसे भी ज़्यादा वापस मिले, तो बंदा इसकी तरफ लालच खाएगा। बंदा बोलेगा जहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है वहाँ पैसा डालो, तो बंदे बॉन्ड्स खरीद लेते हैं कि हाँ बिग बॉन्ड इज मोर अट्रैक्टिव देन द सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड पीपल विल रश टू गेट द होल्ड ऑफ द बॉन्ड। ठीक है ना। अब जब कंपनी बिडिंग होगी बॉन्ड खरीदने के लिए, बिडिंग तो करनी पड़ेगी ना कि हाँ भाई मुझे चाहिए, तो बॉन्ड की जो होगा ना प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का बॉन्ड था, बंदों ने देखा कि हाँ भाई इससे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो लोगों ने बिडिंग की, ठीक है ना। उससे बंदों ने बोला कि यार ये हो जाएगा 120 का, ठीक है ना। फेस वैल्यू से ऊपर चला गया, बंदा फंस जाएगा। बंदा बोलेगा यार ये तो गलत है, मुझे 120 के बदले 120 का ही खरीदूँ तो मुझे 120 ही मिलेगा। बंदा बोलता है नहीं मैं नहीं ले रहा, रहने दे। तो इसी वजह से कहते हैं कि बॉन्ड की वैल्यू, आपकी प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी बॉन्ड लेने का फायदा है। कि फेस अगर आपने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा था और वो आपको उसके बदले 100 ही मिले, तो वो क्यों लो आ गया। अब बोलोगे नहीं, लेकिन अगर आपने बॉन्ड 100 का लिया, उसका फायदा आपको 150 हो रहा है, फिर आप लोगे ना। तो मतलब कि फ्यूचर वैल्यू जो है आपकी वो ज़्यादा होनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू से। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, यही यहाँ पर लिखी हुई है कि आप एक चीज़ तभी लेते हो जब उसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है फ्यूचर के अंदर। इफ प्राइस इज अबव द पीवी बॉन्ड बिकम लेस अट्रैक्टिव, कि अगर आपका प्राइस जो है बॉन्ड का वो प्रेजेंट वैल्यू से ऊपर चला गया, यही जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 100 रुपये, जो उसको खरीदने का प्राइस है वो है 120 रुपये, तो आप लेस अट्रैक्टिव हो जाओ, बोलोगे बॉन्ड नहीं रखना भाई, नहीं लेना बॉन्ड पे, ठीक है ना। आप बोलोगे रहन दो बॉन्ड शॉन्ड, पीपल बोलेंगे उसको बेच दो, बॉन्ड विल बी इन एक्सेस सप्लाई एंड देयर विल बी डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द बॉन्ड प्राइस विच विल ब्रिंग इट बैक टू द पीवी। कि लोग खरीदना बंद कर देंगे, उसकी डिमांड अपने आप गिर जाएगी। जब डिमांड गिर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हमको उस डिमांड और सप्लाई को बराबर करना होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, तो मैक्रो में भी वही चलेगा। जब वो बराबर होंगे तब लोग वापस खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन उसी जगह पे कॉम्पिटिटिव एसिड के अंदर क्या बात की जाती है कि हाँ भाई इस मार्केट के अंदर प्राइस ऑफ द बॉन्ड मस्ट बी इक्वल टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, प्राइस इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, तभी लोग खरीदना पसंद करते हैं। अगर प्राइस ज्यादा हो जाए प्रेजेंट वैल्यू से, लोग बोलते हैं रहने दो भैया। एक तो आ गया बॉन्ड के ऊपर हमको प्राइस देखना पड़ता है कि प्रेजेंट वैल्यू से उसके बराबर हो, तब आप बॉन्ड खरीदोगे। कहने का तात्पर्य ये था, ये ऊपर एग्जाम्पल लिखा था, बस आप ये याद रखो इस वाले पॉइंट को, पहला। और दूसरा ये बोलते हैं इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कि हुआ क्या, अचानक से इंटरेस्ट रेट जो था वो 5 से 6% हो गया, जो प्रेजेंट वैल्यू जो होगी ना उसकी वजह से जो ये हो गया सारा पैसे वैल्यू गिर गई, उसकी कम हो गई। अब इस जगह क्या होता है कि हम बोलते हैं कि प्राइस है जो बॉन्ड का, प्राइस ऑफ बॉन्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका इंटरेस्ट के साथ। अब लगे सर हैं ये क्या बात हुई, मतलब कि यार बोल रहा हूं मैं प्राइस ज्यादा होगा इंटरेस्ट कम होगा, या फिर प्राइस कम होगा इंटरेस्ट ज्यादा होगा।
आप बोला कि सर ये कैसे प्रूव करो, देखो होता क्या है, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज हाई, जब इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, पीपल जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसका प्राइस तो पक्का गिरेगा, फ्यूचर में प्राइस गिरेगा। अगर प्राइस गिरेगा इसका मतलब उनको फायदा होगा सामान खरीदने में, मतलब कि फ्यूचर में अगर प्राइस फ्यूचर में पता चलता है वो गिर जाए तो आप क्या बोलते हो, आप अभी रोक देते हो, कल को लेते हो। उसी तरह आपको बोलेगा फ्यूचर में प्राइस गिरेगा तो लोग क्या करेंगे कि रुकेंगे, बाद में बॉन्ड खरीदेंगे जब प्राइस गिर जाए। पीपल कन्वर्ट देयर मनी इनटू बॉन्ड्स, कि हाँ भाई इस जगह लोग क्या करते हैं, पैसा अपना सारा का सारा बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इज लो, स्पेक्यूलेटिव डिमांड गिर जाती है। उसी जगह पे जब इंटरेस्ट गिर जाता है आपका, पीपल बोलते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपका जो प्राइस है वो राइज करेगा, और उनको प्राइस जब राइज होगा उनको पता चलता है कि लॉस होने वाला हम लोगों को। फिर प्राइस ज़्यादा हो गया प्रेजेंट वैल्यू से, प्राइस ज़्यादा हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू से, तो आपको तो लॉस ही होगा ना। 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये की आपने खरीदी थी, प्रेजेंट वैल्यू उसकी 90 रुपये हो गई है, आपको तो नुकसान नहीं है ना 10 रुपये का। तो लोग बोलते हैं भाई मेरी बात सुनो, इस जगह पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा है कि यहाँ पे अपने बॉन्ड्स को मनी में डाल दो, अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर दो, पैसा अपने हाथ में रख लो, कि कल को जब वापस उल्टी सिचुएशन आएगी हम वापस बॉन्ड खरीद लेंगे ताकि हमको फायदा हो जाए। और इस जगह पे स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा होती है, लोगों को ज़्यादा पैसा हाथ में चाहिए होता है। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, डर, कि फ्यूचर मार्केट में अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या करूँगा। देखो अगर आपको दिखता है शेयर का प्राइस कम है और आपको दिखता है फ्यूचर में उसका ज़्यादा हो जाएगा, तभी आप खरीदते हो, तो उस समय स्पेक्यूलेशन की डिमांड कम होती है। लेकिन उसी जगह अगर आप देखते हो मार्केट क्रैश हो जाती है, आप अपना सारा स्पेक्यूलेटिव पैसा बाहर निकाल देते हो, उसको कैश में रख लेते हो, उस वजह जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड हाई हो जाती है। लॉस फ्रॉम अकरिंग फ्रॉम फॉलिंग बॉन्ड प्राइस, इसको आप बोलते हो कैपिटल लॉस टू द बॉन्ड होल्डर, कि अगर आपको लॉस हो जाए बॉन्ड के प्राइस को गिरने की वजह से तो आपको बोलते हो कैपिटल लॉस हो गया मुझे बहुत बड़ा। ये इस जगह पे क्या होता है, पीपल जो सेल करते हैं अपने बॉन्ड को और पैसा अपने हाथ में रखते हैं, जब लॉस होगा ऑब्वियस सी बात है, आपको जब पता चल रहा है 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी उसकी 90 हो गई, आप तो पैसा बाहर ही निकालोगे ना, कल को और डर लग जाएगा गिर जाएगा। तो यही स्पेक्यूलेटिव डिमांड इधर हाई हो गई है आपके लिए। स्पेक्यूलेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर मूवमेंट्स इन द इंटरेस्ट रेट एंड द बॉन्ड प्राइस, मतलब कि स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि अगर फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का प्राइस को हिलाया जाएगा, उसकी वजह से स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज राइज होती है, उसकी वजह से आपको लगता है स्पेक्यूलेशन डिमांड देखनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी को आप लिखते हो MDS, ये MDH नहीं MDS है ये, ठीक है ना। आर मैक्स, आर का मतलब है इंटरेस्ट, ठीक है। आर मैक्स और आर मिन जो है, आर मैक्स आर मैक्सिमम और आर मिनिमम जो है आपका, वो अपर एंड लोअर लिमिट्स हैं इंटरेस्ट रेट की, कि हाँ भाई इससे, या जैसे आपने बोल दिया 10% मैक्सिमम होगा, 4% मिनिमम होगा। ऑलराइट, एज आर डिक्रीजेस फ्रॉम आर मैक्स, इधर से इधर जाता ना, आर मैक्स से जैसे ही आर डिक्रीजेस फ्रॉम आर मैक्स टू, मतलब कि जैसे ही इंटरेस्ट आपका गिरना शुरू हो जाता है, MD की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो जाती है। ऑलराइट, MD की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद यही रखनी ये लाइन, वो ऊपर समझाने के लिए लिखा हुआ था मैंने, लाइन यही याद रखनी है कि क्यों हुआ बॉन्ड प्राइस और आपका फ्यूचर मूवमेंट्स की वजह से, फ्यूचर मूवमेंट बॉन्ड प्राइस के अंदर या फ्यूचर मूवमेंट आपके इंटरेस्ट के अंदर, उसकी वजह से क्यों आपने अपना स्पेक्यूलेशन मनी को रखा, उसको आप बोलते हो आप स्पेक्यूलेशन डिमांड फॉर मनी। ऑलराइट, इफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस एंड पीपल परचेज बॉन्ड्स विद एक्स्ट्रा मनी, डिमांड फॉर बॉन्ड्स विल गो अप। ऑब्वियस ही बात है ना, ज़्यादा पैसा आपके हाथ में ज़्यादा आएगा, ज़्यादा नोट छप गया, ज़्यादा आपके हाथ में पैसा आया, आप अपना पैसा ज़्यादा होल्ड करोगे, ठीक है ना। बॉन्ड प्राइस विल राइज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्लाइन, इंटरेस्ट गिरेगा तो आप लोग बॉन्ड ज़्यादा खरीदोगे, सिंपल से बात बताया मैंने। अब होता क्या है, अगर पहले ही जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है और पीपल बोलते हैं कि फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करेंगे राइज करने के लिए, ठीक है ना, तो उस जगह लोग क्या बोलते हैं कि हाँ यार अभी के टाइम पे मैं सारा अपने हाथ में पैसा रख लेता हूँ, कोई बॉन्ड नहीं खरीदेगा। एवरीवन इन द इकोनॉमी विल होल्ड देयर वेल्थ इन द मनी बैलेंस एंड इफ द एडिशनल मनी इज इंजेक्टेड, मतलब कि ज़्यादा पैसा नोट छप गया, उस जगह पे वो लोग अपना पीपल क्रेविंग करेंगे, अपना पैसा ही बढ़ाएंगे। बॉन्ड में पैसा तो लगा ही रहे, अपने पास पैसा और इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे वो अपने पास, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर बॉन्ड्स एंड विदाउट फ्यूचर फर्दर लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट बिलो द फ्लोर आर मिनिमम। ऑब्वियसली बात है, आप ज़्यादा पैसा अपने हाथ में ही रखा है,
अब कोई रिस्क भी नहीं लेना चाह रहा है, तो लोगों ने इसके ऊपर पैसा लगाया ही नहीं। पैसा लगाएंगे तभी तो प्रॉब्लम, तभी तो चीज़ सॉल्व होगी। पैसा लगा ही नहीं रहे, उन्होंने पैसा हाथ में ही होल्ड करके रखा हुआ है। जितना वो होल्ड करके रखते हैं पैसे को, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लगाते, उस जगह पे होता क्या है, जो इकोनॉमी है वो लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है। यहाँ पे आप मार्केट के अंदर तो पैसा रहा ही नहीं, लोगों ने अपना पैसा जेब में ही रख लिया सारा, घरों में छुपा के। मार्केट में पैसा ही नहीं रहा, बॉन्ड पे किसी ने पैसा ही लगाया। इस सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। और इस जगह जो डिमांड फंक्शन है आपका, जो स्पेक्युलेटिव डिमांड है, वो इनफाइनाइटली इलास्टिक होती है, ये याद रख लेना। लिक्विडिटी ट्रैप क्या हुआ कि जब आपके प्राइसेस, पहले इंटरेस्ट लो है, ठीक है ना, आपको पता फ्यूचर में इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, इसके डर की वजह से लोगों ने पैसे लगाए नहीं, और उस वजह से मार्केट में और पैसा इंजेक्ट कर दिया, बैंक वगैरह ने और पैसा बना लिया, मनी क्रिएट कर दी। बताऊंगा कैसे करती है, ठीक है, और पैसा उन्होंने निकाल दिया। अब क्या करें हम लोग, फंस गए, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि यार गोली मार, हम अभी भी पैसा अपने पास रखते हैं, अपने पास ही वो छुपा के रखते हैं पैसा, और वहां पर उनको फायदा हो जाता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, मार्केट में पैसा रहता नहीं है, और वो लिक्विडिटी ट्रैप आ जाता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो टोटल डिमांड फॉर मनी क्या हुआ आपका, ये MDT, जो ये है आपका ट्रांजैक्शन, ये है आपका स्पेक्यूलेटिव, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो था आपका वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपका रियल GDP के साथ और डिफ्लेटर के साथ, लेकिन जो दूसरा है ये आपका मार्केट इंटरेस्ट इनवर्स रिलेशन है इसका, ये याद रख लेना कि एग्रीगेट, अगर आपको बोल दे एग्रीगेट टोटल डिमांड फॉर मनी कितनी है, आप बोलोगे ये है, जितना ट्रांजैक्शन है और जितना आपका स्पेक्यूलेटिव है। जब डिमांड पढ़ ली, अब सप्लाई ऑफ मनी की बारी आती है। सप्लाई ऑफ मनी क्या है भाई, अब सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या आ गया, देखो पहले आपने डिमांड की, अब पैसा सप्लाई भी तो होगा। अब सप्लाई करने के लिए दो मेजर इंस्टीट्यूट्स आते हैं हमारे, एक आता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक आता है कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक जो है उनके जो मेजर फंक्शंस रहते हैं वो करते हैं, मेनली इशू करते हैं करेंसी को, जो नोट्स हैं आपके वो सेंट्रल बैंक करते हैं, लेकिन उसी जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी, वो भी कॉइन्स इशू करती है। ऑलराइट, सो हमको सप्लाई ऑफ मनी के अंदर जानना जरूरी है कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का क्या रोल है। कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन भी करते हैं मार्केट के अंदर, वो कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा कि मनी कैसे क्रिएट होती है। बार बार तो नोट छपते नहीं है ना भाई, बार बार नोट छापेंगे नए नए, इंसान फंस जाएंगे वो लोग, तो इसीलिए मनी क्रिएशन का प्रोसेस जानना जरूरी है। सो सप्लाई ऑफ मनी क्या है, जैसे इन अ मॉडर्न इकोनॉमी मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। करेंसी नोट्स RBI करता है, उसी के साथ कॉइन्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। बैलेंस इन आर सेविंग्स एंड करंट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है पैसा, करेंसी क्या है, करेंसी क्या आपके नोट्स और कॉइन्स, ये करेंसी हो गई आपकी। उसी के साथ एक आते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, एक आते हैं टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब कि जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में है, और करंट अकाउंट है जो बिजनेस वालों का होता है, क्योंकि उसके बदले आप चेक दे देते हो ना, तो उसकी वजह से भी तो पैसा हो जाता है, उसको आप बोलते हो आपके डिमांड डिपॉजिट, DD, इसको आप बोलते हो डिमांड डिपॉजिट। दूसरी जगह आते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, जो पैसा आप लोग लंबे समय के लिए बैंक में जमा कराते हो। कैसे, आप बोलोगे, मैं बोलूंगा सर आप FD करवा लो। FD करवाना जो है वो एक टाइम डिपॉजिट है, और उसको आप बोलते हो TD, टाइम डिपॉजिट। तो ये चार चीजें रहती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट मनी के अंदर हमको जानना, ठीक है। उसी के साथ द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द गारंटी प्रोवाइडेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। तभी तो फिएट मनी है ना, इनकी गारंटी है। फिएट मनी क्यों बोला गया है इनको, करेंसी नोट और कॉइन को, क्योंकि इसको गोल्ड और सिल्वर से बैकअप नहीं किया गया, बस उस पर साइन है हमारा गवर्नर, RBI गवर्नर का, तभी इस नोट की बात की गई है कि एवरी करेंसी नोट्स बियर अ प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ RBI फॉर गिविंग द पर्सन परचेजिंग पावर इक्वल टू द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द नोट। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फिएट मनी। समझ गए फिएट मनी का क्यों बोला गया था, मैंने स्टार्टिंग में क्यों फिएट मनी बताया था। दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड और सिल्वर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर्स। ऑब्वियसली लीगल टेंडर क्यों है, क्योंकि ये रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कोई भी, मैं चाहे उसको जितने मर्जी पैसे दे दूँ, मैं उसको 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, 1.5 लाख दे सकता हूँ, बंदा बोले मेरे को नहीं चाहिए, भाई क्यों नहीं ले सकता, तो इंडिया में करेंसी रुपीज़ चलती है, लेना पड़ेगा। दुबई में दिरहम चलते हैं, USA में USA डॉलर चलता है, UK में पाउंड चलता है, तो ऑब्वियस ही बात है जहाँ का सेंट्रल बैंक उनको बोलता है कि यही करेंसी है, उधर बोला गया उनके सेंट्रल बैंक ने कि भाई ये करेंसी है आपकी, उसमें डील करना है आपको, जो मर्जी होगा, वो बंदा मान नहीं सकता, तो इसलिए वो लीगल टेंडर है। इसी जगह पे ये याद रखना मेरी बात, जो हमारे चेक्स ड्रॉन होते हैं सेविंग और करंट अकाउंट्स के ऊपर, वो लोग रिफ्यूज़ कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, किसी चिप्स वाले पास जाते हो,
वो चिप्स आप ले लेते हो उसे 10-20 रुपए के, 100 रुपए के चिप्स ले लिए, आप उसको चेक काट के देते हो, वो बोलता भाई चेक नहीं चलेगा, कैश दे दे या गूगल पे कर दे। बंदा बोलेगा यार वो तो है नहीं। तो भाई इस जगह पे इंसान फंस जाता है। इसीलिए जो हम लोग चेक्स जो बोलते हैं ना अपना सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के ऊपर चलते हैं, उनको आप लोग लीगल टेंडर नहीं मानते, इसलिए डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, उसी का मनी सप्लाई क्या है? इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज स्टॉक वेरिएबल। अभी एक काम करो, नेट पे लिखो मनी सप्लाई ऑफ इंडिया, टोटल मनी सप्लाई, आपको अभी इस टाइम पे करंटली इस डेट के ऊपर मिल जाएगा। तो इसलिए इसको आप एक स्टॉक कंसेप्ट बोलते हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना पैसा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है उसको आप बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी नेट खोलोगे ना, आपको आ जाएगा 10,000 कुछ करोड़ रुपए, ये लिखा हुआ उधर। तो समझ लो ये आपका एक अभी के टाइम पे इतने वैल्यू, इतना पैसा सर्कुलेट कर रहा है मार्केट में। इसी वजह से इसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट, मनी सप्लाई को। ऑलराइट, अब आपको ये मनी के 4 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये जो लिखे हैं ना चारों, इसको आप लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। M1 जो होता है उसका मतलब होता है CU प्लस DD। CU का मतलब करेंसी, मतलब कि आपको मैंने बताया अभी कॉइन्स एंड नोट्स। DD का मतलब क्या है? इसको बोला जाता है नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर इंटर बैंक डिपॉजिट्स को नहीं इंक्लूड कर सकते। अच्छा, इंटर बैंक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? कभी कभी क्या होता है, समझ लो RBI ने SBI ने थोड़ा पैसा PNB में शिफ्ट किया हुआ है, PNB में थोड़ा पैसा अपना एक्सिस में शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है ना। एक्सिस ने थोड़ा पैसा अपना समझ लो SBI में शिफ्ट किया हुआ है। सो ये जो चीज चल रही है ना आपकी, दिस इज कॉल्ड इंटर बैंक डिपॉजिट्स। तो नेट डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर आप इनको इंक्लूड नहीं करते हो, याद रखना। अगर दिया हुआ है तो इसको माइनस कर लो। ऑलराइट, ये चीज। M2 क्या है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर थोड़ा पैसा जमा करा लेते हो ना, इसके अंदर वो इंक्लूड हो जाता है। M3 क्या होता है? फिर M3 होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, मतलब कि FD वगैरह, म्यूचुअल फंड्स, वो यहां पर आ जाता है। और M4 क्या होता है? M3 मतलब इसको टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको बस माइनस कर लेना। ये आपके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं। ये बताया आपको। CU जो होता है करेंसी, नोट्स प्लस कॉइन्स। DD हो गया आपका नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट का मतलब है कि आप लोग इंटर बैंक डिपॉजिट्स को नहीं कर सकते। M1 और M2 को आप लोग नैरो मनी बोलते हो, M3 और M4 को आप लोग ब्रॉड मनी बोलते हो। ये जो चीज़ है M1 M2 M3 M4 लिखा है ना, ये लिक्विडिटी के हिसाब से लिखा हुआ है कि M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड है और जो M4 है वो लीस्ट लिक्विड है। क्योंकि देखो ना, ये जो सारा पैसा है आपके हाथ में है, पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग्स अकाउंट वाले पैसा आप आराम से नहीं निकाल सकते, उसमें टाइम लगता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए बोलते हैं M1 मोस्ट लिक्विड है, M4 लीस्ट लिक्विड है, और जो M3 है उसको आप बोलते हो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सिस, और ये मोस्ट कॉमनली यूज मेजर है। M3 जो है आपका मोस्ट कॉमनली यूज। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया मार्क कर लो। M1 M2 M3 और M4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपके मनी सप्लाई के। और हाँ भाई, CU क्या है, DD क्या है, आपको मैंने समझा दिया क्या होता है। अच्छा जी, अब क्रिएट कौन करता है पैसा? एक हफ्ते सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है हमारे यहाँ का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर एक कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। RBI जो है 1935 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। ऑलराइट, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड हाई पावर्ड रिजर्व या फिर मॉनेटरी बेस। जो भी पैसा सेंट्रल बैंक इशू करता है उसको आप लोग बोलते हो हाई पावर्ड मनी या फिर रिजर्व मनी या फिर मॉनेटरी बेस, क्योंकि ये क्रेडिट क्रिएशन में काम आता है। फंक्शंस के RBI के, सेंट्रल बैंक के, करेंसी इशू करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, बैंक टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए उसके लिए भी काम आता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, की हाँ भाई अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, उसको भी यही कंट्रोल करता है। बैंकिंग टू द बैंकिंग सिस्टम, बैंक टू बैंक, कमर्शियल बैंक के लिए तो बैंक यही है। और ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल रातों रात ये पैसा कमर्शियल बैंक को ट्रांसफर कर सकता है यूजिंग देयर, अलग अलग फैसिलिटीज देता है बैंक उसके अंदर। ऑलराइट, उसी जगह कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक भी एक मनी क्रिएशन के पार्ट है हमारे लिए। अब मेनली जो काम करता है वो कमर्शियल बैंक करते हैं मनी क्रिएशन का। जो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन होता है ना, इसके ऊपर काम किया जाता है कमर्शियल बैंक का। अब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं, अब RBI तो करता नहीं, ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और ये लोन भी देते हैं। और इनका प्रॉफिट कैसे कमाया? देखो, प्रॉफिट कैसे कमाता है बैंक, कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जाम्पल
प्रॉफिट जो बोलते हैं ना कमर्शियल बैंक को, उसको आप स्प्रेड बोलते हो। एग्जाम्पल लो, मैंने उससे लोन लिया, ठीक है, मैंने उससे बोरो किया, लैंड किया, मैंने गाड़ी का लोन लिया। गाड़ी का लोन क्या इंटरेस्ट पे आता है? 9, 8, 9, 10% के आसपास, ठीक है ना, 8, 9, 10% के आसपास। तो मैंने उसे समझ लो 10,000 का लोन लिया, 10% का इंटरेस्ट देना। इसमें से माइनस करो, 10,000 के ऊपर 10% हो गया, मतलब कि टोटल उसको पैसा जाएगा 11,000 रुपये। ये भी लिख देता हूँ आपको मैं, 10,000 का 10%, ये पूरा देना पड़ेगा ना उसको। इसमें से माइनस करो जितना बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देता है बैंक? समझ लो मैंने 10,000 जमा कराया हुआ है, मुझको उस पर 4% ही आसपास मिलता है इंटरेस्ट। मतलब कि टोटल मुझे मिला 10,000 का 4% हो गया आपका 10,000 का 10,400 रुपये। मतलब कि बैंक ने कितने पैसे कमाए? 600 रुपये। ये 600 रुपये होता है, स्प्रेड होता है बैंक का। कमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाता है? ऐसे कमाता है। ये वो जब लेंड करता है पैसा और उधार पे देता है तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है, लेकिन जो हमको इंटरेस्ट मिलता है समझ लो सेविंग अकाउंट में वो कम मिलता है, तो इसलिए वो हमसे कम उसमें से माइनस कर लेता है। और राइट, अब हुआ क्या? मनी क्रिएशन का एग्जाम्पल सुनो, छोड़ दो ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये छोड़ दो आप लोग, इसको आप सुनो बस, इसको आप रीड कर लेना। हुआ क्या, एक बंदा था गाँव के अंदर, वो ना सोनार था, ठीक है ना, सोनार था। उसके बाद सारा सोना लोग अपना रखते थे। गांव वाले क्या करते थे, सारा सोना अपना उसके पास जमा कराते थे, ठीक है। उसके बदले ना वो बंदा उनको दे देता था कि रिसीट। समझ लो एक बंदे ने 1 किलो सोना डिपॉजिट कराया और उसके बदले उन्होंने उसको रिसीट दे दी 1 किलो के बदले, कि हाँ भाई ये पैसा तो यूज़ कर ले। कल को क्या होता था, वो बंदा इस रिसीट को यूज़ करता था तो वो बंदा आके ले लेता था कि हाँ भाई ये रिसीट में से इसको इस सोने के से इतना हिस्सा दे देंगे। ऐसा चलता था पहले गाँव खेलों में, ठीक है ना। ये बात कर रहा हूँ मैं बहुत पुराने बार्टर एक्सचेंज के भी पहले के टाइम की। उस समय ये चलता था कि उसने वो देना शुरू कर दी पर्चियों के बदले लोग लेते हैं सामान। अब हुआ क्या, वो पर्चियों के बदले अब धीरे धीरे वो पर्चियाँ ना पैसे की जगह लेने लगी। वो पर्चियाँ जो थी ना धीरे धीरे उसको ना मनी की तरह किया गया कि हाँ यार हम लोग ये करते हैं, उसके बदले सोना देते हैं, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। लोगों ने उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, बंदे के पास हो गया 100 किलो सोना इकट्ठा, जिसको सारे लोग जमा करवाते थे, ठीक है ना। उसके पास 100 किलो सोना आ चुका है। अब 100 केजीज उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? उसके पास एक बंदा आता है, वो बोलता है भाई मुझे को ना 25 किलो सोना उधार पे चाहिए, लोन चाहिए। वो बोलता है अच्छा, क्या वो बंदा लोन दे सकता है? अब बोलोगे यार सर, अगर 100 किलो सोना था, उसने 100 किलो का 100 किलो की रिसीट दे दी कि हाँ भाई आपके 100 किलो, तो कैसे दे देगा? तो वो बंदा सोचता है यार देख, इमरजेंसी के टाइम भी हो जाए ना, तब भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरे पास 20 या 30 लोग ही अपना पैसा निकालने आएंगे, सारे तो जकदम अपना पैसा निकाल लेंगे नहीं। वो बोलेगा बात तो सही है यार, सारे तो निकालेंगे नहीं। तो वो ना उसको 25 किलो सोने का लोन दे देता है। अब वो 25 किलो सोने का जब लोन उसको मिल गया, उसने दे दिया उस बंदे को, वो बंदा उससे समझ लो किसी बंदे के उसने पैसे चुकाने थे, उसने वो आगे पैसे किसी और को दे दिए। ध्यान से सुनो एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूं। अब हुआ क्या, उस बंदे जिसका 100 किलो सोना था उसने लोन दिया। उस बंदे जिसको लोन दिया उसने किसी के पैसे चुकाने थे, उसने वो पैसे 25 किलो सोने से चुकाए। अब वो बंदा भी तो 25 किलो सोना घर पे तो रखेगा नहीं, वो कहाँ आएगा उसी बंदे के पास वापिस रखने के लिए? हाँ सर, वो तो उसी के पास आएगा। तो अब मुझे बात बताओ, अब नॉर्मल सी बात बताओ यार, आपको क्या लगा ये जो सोना है, ठीक है ना, उसने उधार भी दिया, उसको वापस भी आया, ठीक है ना, उधार उसने दिया वापस आया, तो ये 100 किलो सोना थोड़ी हुआ, सोना तो ज़्यादा हो गया। आप बोलोगे सर, हिसाब लगाओ ना, देखो ना, यहाँ भाई उसने 25 किलो सोना उसको दिया उधार पे, वो भी रिकॉर्ड किया आपने 100 किलो में से, आपको वो 25 किलो किसी और ने रिकॉर्ड किया। मतलब कि आपने बोला कि सर पहले मैंने स्टार्ट किया था 100 किलो सोने से, अब मेरे पे 125 किलो सोना हो गया। यहीं पर कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। कमर्शियल बैंक भी सेम यही तरीका अपनाता है। कमर्शियल बैंक क्या करता है, हम जैसे लोग हैं, जैसे जिन्होंने सेविंग्स करनी है, हमसे पैसा अपने पास रखता है, उसी पैसे में से कोई पैसा हिस्सा जो है आगे बोरो करता है, आगे लेंड करता है, आगे लेंडिंग पे दे देता है, ठीक है। अब वो लेंडिंग करना शुरू कर देगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने का वो पैसा भी वापस देंगे, इंटरेस्ट भी वापस देंगे। ऐसे ही कमर्शियल बैंक भी अपना काम करता है। कमर्शियल बैंक क्या करता है, उनको इंटरेस्ट उनसे लेता है, उनको वापस लोग रीपे करते हैं। अब देखो, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है ना, जैसे उस बंदे को इंटरेस्ट मिलता था सोने के, वैसे इसको भी मिल रहा है। अब इस हिसाब से बैंक क्या चाहेगा, बैंक बोलेगा यार मेरे पास अगर 1,000 पड़ा है तो मैं 1,000 का 1,000 रुपया लोन आउट करता हूँ, 1,000 का 1,000 रुपया मैं लोन में दे देता हूँ, ठीक है। उसकी वजह से मुझे ज़्यादा क्रिएशन होगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा मेरे को। इसी जगह पे वो बोलते हैं रुक जा भाई,
1000 का रुपया तेरे पास पड़ा, तूने 1000 का 1000 क्यों दे दिया लोन पे? नहीं 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 नहीं, ये अलाउड नहीं है। तू नहीं दे सकता कि हाँ भैया तुम ओवर लैंडिंग कर रहे हो। इस जगह पे वो लोग पकड़ लेते हैं इनको। यहाँ पे तुम क्रिएशन करो, गलत नहीं है, क्रिएशन करो, लेकिन क्रिएशन हद तक करो कि ओवर लैंडिंग ना करो, ज़्यादा पैसे मत दे दो। कि हाँ भाई कल को कोरोना जैसा वापस पंगा आ जाएगा, लोग तो फंस जाएंगे, तुम क्या करेंगे फिर? इसी वजह से मनी क्रिएशन जो है हमारी, उसके ऊपर कराया गया थोड़ा सा कंट्रोल कि हाँ भाई ऐसे तो बैंक अनलिमिटेड कर लेंगे ओवर लैंडिंग करके। इसी वजह से क्या हुआ, देखो कि बैंक्स ने बोला बैंक्स कैन क्रिएट मनी बाय सिंपली लैंडिंग बिकॉज दे डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल डिपॉजिटर्स टू विड्रॉ व्हाट दे हैव डिपॉजिटेड एट द सेम टाइम व्हेन द बैंक लेंड टू एनी पर्सन, ऑलराइट, अ न्यू डिपॉजिट इज ओपन इन दैट पर्सन नेम, दस मनी सप्लाई इंक्रीजेस। बोलेगा ठीक है, लेकिन अब देखो मनी की कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से मैंने आपको बताया था, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। इनमें से कोई चेंज हुआ, वैल्यू अगर करेंसी की सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई या समझ लो एफडी ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई चेंज होगा। पब्लिक प्रेफरेंस विल बी मेंटेनिंग कैश बैलेंस। अगर फॉर एग्जाम्पल लोग बोलते हैं मैं ज़्यादा पैसा अपने हाथ में रखना चाहता हूँ, बैंक में कम, तब भी मनी सप्लाई में इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, मनी सप्लाई कम हो जाएगी उस जगह पे। अगर ज़्यादा करेंसी ज़्यादा हो जाए तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर करेंसी कम, अगर लोग अपने हाथ में ज़्यादा पैसा रखना शुरू हो गए, बैंक में जमा ही नहीं करवा रहे, तो ऑब्वियसली बात है मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोग बैंक ज़्यादा बोरो नहीं दे पाएंगे। इसी जगह पे आई दो चीज़ें, करेंसी डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो ने बोला कि इट डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय इंडिविजुअल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, कि कितना पैसा लोगों ने अपने हाथ में रखा है। करेंसी मतलब कितना पैसा अपने लोगों ने अपने हाथ में रखा है अपॉन कितना पैसा उन्होंने बैंक में रखा हुआ है। मतलब कि समझ लो मेरे हाथ में है 1000 रुपये, बैंक में पड़े 10,000, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1/10, 0.1 करेंसी डिपॉजिट रेशियो। उस जगह उसने बोला एक होती है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के अंदर बोला गया है कि हाँ भाई बैंक जो है वो थोड़ा पैसा एज अ रिजर्व रखते हैं, बैंक जो है वो थोड़ा पैसा एज अ रिजर्व रख लेते हैं अपने पास। आरबीआई बोलता है कि थोड़ा पैसा, समझ लो तुम्हारे पास 10,000 रुपये, तुम इसमें से 20% पैसा रिजर्व रखो। वो बोलता अच्छा, तो मतलब वो बोलेगा कि हाँ यार 20% मतलब कि 2,000 मैंने रिजर्व रख लिए, 8,000 रुपये मेरे हाथ में रह गए। अब बोलता है ये 8,000 रुपया तुम लोन दे दो, इसको हाथ मत लगाना। वो बोलता है अच्छा, तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के अंदर होगा वो पैसा जो बैंक के वॉल्ट के अंदर पड़ा हुआ है, उन्होंने छुपा के रखा हुआ वॉल्ट में, तिजोरियों में पैसा, और वो पैसा जो दूसरा उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है आरबीआई के पास। ये होते हैं हमारा एक, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वो आगे बताऊंगा मैं क्या होता है। अब जैसे एग्जांपल लो, एक बैंक है कंट्री के अंदर, ठीक है ना, उन्होंने एक बैलेंस शीट बनाई। अब देखो बैंक के लिए एसेट कौन से होते हैं, बैंक के लिए एसेट होते हैं लोन्स और रिजर्व्स। वो पैसा जो बैंक अपना देता है लोगों को, वो उसके लिए एसेट है। लोन है ना, वो एसेट होता है, रिजर्व होता है, वो भी एसेट होता है। अच्छा जी, लोन तो आप समझ जाओगे, हम लोग पैसा किसी को लोन आउट किया तो 100 रुपये हमने लेना उसे वापस, तो वो तो लोन आप समझ गए। रिजर्व क्या होता है, कुछ पैसा बैंक जो है वो आरबीआई पास जमा कराते हैं। जैसे हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा कराते हैं ना, ठीक है, हम जब मर्जी उसको निकाल सकते हैं, तो हमने वो डिपॉजिट किया, उसको हम रिजर्व बोलते हैं अपना, कि हाँ भाई वो हमने रिजर्व रखा हुआ पैसा मेरे अकाउंट के अंदर। उस जगह कमर्शियल बैंक में कुछ पैसा रिजर्व रखता है, डिपॉजिट कराता है कमर्शियल बैंक, या अपने पास कर लेता है या फिर आरबीआई के पास कर लेता है, वो भी उसके लिए डिपॉजिट की तरह काम करता है, कल को फ्यूचर में हम निकाल सकते हैं वहाँ से पैसा। तो ये पैसा होता है हमारा एसेट बैंक के लिए। इस जगह इसका मतलब एसेट इज इक्वल टू रिजर्व प्लस लोन्स। उस जगह जो लायबिलिटी है बैंक के लिए वो क्या है, हमने जो पैसा जमा कराया, हमने जो पैसा जमा करवाया ना बैंक को, वो हमारे उनके लिए लायबिलिटी है कि इनको वापस चुकाना है पैसा, इन्होंने हमको दिया है। इसी वजह से जो लायबिलिटी होती है इसका मतलब होता है डिपॉजिट्स। अगर एसेट ज़्यादा है लायबिलिटी से, तो उस जगह हम लोग नेटवर्थ बोल देते हैं। अगर बैंक को दिखता है हमारे एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटीज हमारी कम है, तो इसका मतलब बैंक की जो नेटवर्थ है वो इतनी निकल जाती है। समझ लो बैंक के एसेट हैं वो 10,000 के हैं, ठीक है, जो लगी रिजर्व्स और लोन्स जो उसके 10,000 के बनते हैं, उसमें से जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं हमारे वो 5,000 के हैं, तो नेट वर्थ कितनी हो जाएगी 5,000 रुपये। ऑलराइट, ऐसे चलता है बैंक का सिस्टम। अभी समझो धीरे धीरे, ठीक है। अब हुआ क्या, 100 रुपये बैंक में किसी ने जमा करा दी, डिपॉजिट करा दी। अब डिपॉजिट का मतलब लायबिलिटी, तो डिपॉजिबिलिटी होगी बैंक की 100 रुपये। ये देखो लायबिलिटीज़ के नीचे 100 रुपये लिख दिया। बैलेंस शीट बनाना तो समझते हो ना आप लोग, यहाँ भी 100 रुपये दे लिख दिए उसमें।
ठीक है। एसेट के अंदर अब समझ लो वो 100 रुपये है, अब उसने उसका रिजर्व कितना आएगा, यही 100 रुपये वो रिजर्व रख सकता है, तो उसने 100 रुपये रिजर्व में डाल दिया, तो नेटवर्थ कोई नहीं आई, तो टोटल ही हो गया, मैच कर लिया बैलेंस शीट। अब हुआ क्या, ये सोचो अब टोटल कितने पैसे हुए, मनी जो मनी सप्लाई वो कितनी हुई। अब लोगे सर अगर करेंसी कोई नहीं मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, M1 कितना हो जाएगा आपका CU प्लस DD। अगर समझ लो ये CU है, करेंसी कोई नहीं है, डिमांड डिपॉजिट 100 रुपये के, तो M1 कितना हो गया 100 रुपये का। अब बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब हुआ क्या, बैंक ने इसको पैसे को लोन आउट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक बंदा आया बैंक के पास, बोलता भाई मेरे को 500 रुपये का लोन चाहिए। बैंक ने जैसे मर्जी उसको 500 का लोन दे दिया। बैंक के पास 100 ही था, लेकिन उसने 500 का लोन उसको दे दिया। ऑलराइट, 500 का लोन दे दिया। अब बंदा बोलेगा यार 500 का लोन मिला है, अब बंदा उसी लोन को वापस भी जमा कराएगा, उसके बदले बैंक इंटरेस्ट भी कमाएगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, अब ये 500 रुपये का लोन जो बैंक था वो दे तो सकता नहीं था, लेकिन बैंक ने तब भी दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। 100 रुपये की मनी सप्लाई थी जो अचानक से 500 हो गई। ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ, अब बैंक तो जितनी मर्जी पैसा छापे, इसी जगह पर उन्होंने लिमिट लगाना शुरू कर दिया बैंकों ने। बैंक ने बोला भाई सुन, हमारे यहाँ CR और SLR चलती है। उन्होंने बोला अच्छा। RBI ने बोला सुन मेरी बात, कि कुछ पैसा, इसको आप बोलते हो रिजर्व रेशियोज, एक होती है कैश रिजर्व रेशियो, एक होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR में क्या होता है, कमर्शियल बैंक पोर्शन थोड़ा सा पैसे का RBI में जमा करा देते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक ने RBI के पास डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, लेकिन किसके ऊपर, कैश के बेसिस पे। SLR में होता है कमर्शियल बैंक कुछ पोर्शन अपने पास ही असाइड सेट करता है, अपने पास ही खुद ही उन्होंने पैसा रखा, कुछ पोर्शन अपना असाइड सेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 10,000 रुपये थे, ठीक है। RBI ने बोला 20% मुझे दे दे CRR। उसने बोला ठीक है, 2,000 आपको आ गए, बैंक के पास 8,000 रह गए। उन्होंने बोला नहीं, अब 20% SLR रख। अच्छा, उसने बोला 20% SLR रखनी है सर, तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 20% ऑफ 8,000 वो हो जाएगा आपका 1600 और साइड पे रखते, तो आपके पास टोटल पैसे रह गए 6400। आपने उसे बोला कि 6400 तेरे पास टोटल पैसा रह गया, इसको तू लोन आउट कर। तू पूरा लोन आउट नहीं कर सकता। इसी तरह एग्जाम्पल में भी आ गया, जो 100 रुपया समझ लो, आप समझ लो कि बैंक के पास बंदा था 100 रुपये जमा करवाए, उसको बोला कि 20% CRR रख ले, तो बैंक ने 100 रुपये जमा कराया, 20 रुपये कैश रिजर्व रखा, 80 रुपये को वो लोन आउट कर सकता है, ठीक है। 80 रुपये को उसने लोन आउट करना। अब ऐसे ही समझ लो लीला ने 100 रुपये जमा कराए, रिजर्व रेशियो 20% थी। अब हुआ क्या देखो, 100 रुपये जमा हुए, 20% ये थी, तो 80 रुपये लोन बैंक ने दे दिया। यहाँ तक तो समझ गए सर, 80 रुपये लोन। अब होता क्या, बैंक कोशिश ये करता है कि उसका जो रिजर्व है ना, जितना पहला डिपॉजिट हो उतना रिजर्व हो जाए, तो वो उस सिचुएशन में पहुंचता है। अगली बारी क्या हुआ, एक और बंदा आया, बैंक ने बोला भाई सुन मेरी बात। उसने बोला कि हाँ आप हमें लोन दे दो, ठीक है। तो उसने बोला लोन दे दो, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। 80 को जस्सी को दिए, जिसने वापस जमा करा दिए, तो इसका मतलब टोटल 180 रुपये आपके वापस आ गए ना। पहले आपके पास क्या थे, 100 रुपये थे, उसमें 80 रुपये आपने लोन दिया, अब उसमें से आपको वापस पैसे आए, उसमें से इंटरेस्ट भी आया, तो इसका मतलब 100 रुपये और आ गया आपके। अब 180 रुपये आपके पास टोटल डिपॉजिट हो गए। अच्छा सर, 180 रुपये पे ये 20% लगा के चलो, आप बोलोगे सर 36 रुपये। हाँ यार 36 रुपये मेरे पास हैं, तो इसका मतलब 100 रुपये थे, उसमें 36 रुपये किए, 64 रुपीज़ आपने वापस लोन दे दिया। अब ये जब तक चलता रहेगा, जब तक रिजर्व जो आपका ये आपका 100 का ना हो जाए और डिपॉजिट 500 का ना हो जाए, तब तक ये सिचुएशन बनते रहेगी, तब तक ये चलता रहेगा, तब तक मनी क्रिएशन चलता रहेगा, जब तक मैं कह रहा हूं आपको द रिक्वायर्ड रिजर्व विल बी ₹100, जब तक टोटल डिपॉजिट 500 क्यों ना हो जाए, ये तब तक चलता रहेगा। इससे पता चलता है, देखो कहाँ पहले बैंक के पास 100 रुपये थे, कहाँ 500 आ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसी वजह से पता चलता हमको कि हाँ भैया बैंक ने मनी क्रिएशन तो कर दी, की तो है उसने, दिख रहा है सामने हम लोगों को।
ऑलराइट, तो M1 कितना हो गया आपका 500 का। मनी सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू ₹500। CRR कितना है 20% है। लोन बियॉन्ड 400 का आप दे नहीं सकते हम लोग। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रिजर्व है 100 रुपये के एसेट में, लोन है 400 रुपये के, डिपॉजिट्स कितने हैं 500 रुपये के, बैलेंस शीट मैच। कुछ ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं था समझना, बस ये समझना जरूरी है कि मनी सप्लाई के अंदर बैंक क्या करता है, दो उसके पास चीज़ें होती है, या वो रिजर्व दे देगा, या वो रिजर्व रख लेगा पैसा, या वो लोन आउट कर देगा, वो उसके लिए एसेट बन जाएगा। और बैंक ये चाहेगा उसके एसेट बढ़े। जब वह एसेट उसके बढ़ेंगे, जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हो, एसेट बढ़ेंगे, इसका मतलब वो मनी क्रिएशन कर रहा है। ऑलराइट, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है 1/CRR। मतलब कि उसके इस क्वेश्चन में क्या था, हमने पीछे एग्जाम्पल में 20% CRR दी थी, 1/20% किया तो 5 आ गई। तो अगर आपको देखना होगा ना मनी सप्लाई CRR से इसको कैसे निकालोगे आप, मनी सप्लाई आप बोलोगे सर 100 रुपये थे, उसमें इस पर मनी मल्टीप्लायर कर दो मल्टीप्लाई, 500 रुपये आपका मनी क्रिएट होगा। समझ गए, 5 टाइम्स मनी क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ आपको CRR को गिवन है क्वेश्चन में 40, आप बोलोगे 1/40 सर, ठीक है 1/40 आप कर दोगे, 40% लेके चल लो, 40% तो हो जाएगा आपका 100/40, 0 0 गया, 2 5 जा 2 2 जा, ये आ जाएगा 2.5। आपको बोला बंदे ने 500 जमा कराए हैं, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर से कटा लो इसको, ये 0, 25 1250, इतना पैसा क्रिएट होगा मार्केट में। ये होता है मनी मल्टीप्लायर। कितना पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा, कितना है, कितने टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई होगा, कितने टाइम आपका पैसा बढ़ेगा, कितना क्रेडिट क्रिएट होगा, उसके लिए मनी मल्टीप्लायर का यूज होता है। आई होप यहाँ तक समझ गए हो। अब ये लास्ट टॉपिक है आपका पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं जिधर वो रोक टोक लगाता है, उसके अंदर एक आता है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक आता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं, वो चीज़ें जो क्वांटिटी में मेजर की जाए, जैसे कि CRR SLR आ गया, ठीक है ना। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या, मैंने आपको बताया, वो पैसा जो बैंक्स आरबीआई के पास जमा कराते हैं, ध्यान से सुन लेना CRR क्या होता है, वो पैसा डिपॉजिट्स आर केप्ट विद आरबीआई, और इस पैसे पे ना इंटरेस्ट मिलता है ना कोई प्रॉफिट अर्न होता है, सीधे आरबीआई के पास आता है। दूसरा होता है SLR, वो पैसा जो बैंक अपने पास ही असाइड रखता है। कमर्शियल बैंक की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल में हम एग्जांपल लेंगे HDFC और आरबीआई का। HDFC ने आरबीआई का पैसा जमा कराया, CRR हो गया। HDFC ने HDFC के पास ही पैसा जमा रखा हुआ, खुद के पास ही पैसा रखा हुआ असाइड करके, उसको SLR बोलते हो। ऑलराइट, जैसे आप SLR के अंदर कौन कौन से आते हैं, इसमें आती हैं सिक्योरिटीज, जैसे कि आप T-बिल्स रख लिया आपने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास जमा कर ली। आरबीआई के साथ सिर्फ कैश जमा होता है, ये याद रखना। इधर सिर्फ कैश की बात है तो कैश, ठीक है। एक होता है OMO का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मतलब होता है कि देखो, बाइंग एंड सेलिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जो गवर्नमेंट के पास होती है। गवर्नमेंट आरबीआई को ऑथोराइज करती है कि तुम लोग मेरे बदले में तुम आरबीआई मार्केट सिक्योरिटीज को बेचो और खरीदो, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग। अगर आरबीआई, समझ लो ये आरबीआई है, आरबीआई ने सेल किया पब्लिक को, आरबीआई ने हमारी सिक्योरिटी है वो सेल की है, इसका मतलब बेची है, पब्लिक से पैसा वापस आ जाएगा, पब्लिक इनको मनी देगी। वही एक सिचुएशन कब आएगी, पैसा जब वापस आ जाएगा, इसका मतलब इन्होंने लिक्विडिटी सक कर ली है मार्केट में, समझ गए। दूसरी जगह बात करते हैं, अगर आरबीआई पब्लिक के साथ चलता है, ये परचेज करता है आरबीआई, पब्लिक से इसने परचेज कर लिया, अगर ये परचेज कर ले, वापिस खरीद ले, ठीक है, आरबीआई ने परचेज किया है पब्लिक से, इसका मतलब आरबीआई पब्लिक को मनी देगा, मतलब कि लिक्विडिटी मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। समझ रहे हो ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे चलते हैं। अगर आप बोलते हो सेलिंग हो रही है तो उसको आप रेपो OMO बोलते हो, अगर आप बोलते हो परचेज हो रहा है तो आउटराइट OMO बोलते हो। अगर सेल हो रहा है तो आप बोलोगे रेपो, अगर परचेज हो रहा है आप बोलोगे आउटराइट, ठीक है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। और यार यहाँ पर मैंने लिखा है, आई होप आप समझ गए हो। उसके बाद आता है रेपो रेट। रेपो रेट होता है जब बैंक बोरो करता है आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए। याद रखना मेरी बात, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म मीन्स 7 days, 4 days, 14 days, 21 days, ऐसे चलता है। शॉर्ट टर्म में जब आरबीआई से बैंक बोरो करता है, HDFC ने आरबीआई से पैसा लिया शॉर्ट टर्म बेसिस पे। उल्टा भी होता है, रिवर्स रेपो रेट RRR,
फिल्म नहीं है रिवर्स रेपो रेट, फिल्म नहीं है। इस जगह क्या होता है कि आरबीआई ना कमर्शियल बैंक से बोरो करता है। एग्जाम्पल ये देखो, आरबीआई है, ये एचडीएफसी है। अब शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, शॉर्ट। अगर एचडीएफसी और आरबीआई का रिलेशन है, इधर क्या है, शॉर्ट बोरो। आरबीआई ने शॉर्ट बोरो किया एचडीएफसी से, इसको बोलते हैं आरआरआर। एचडीएफसी ने शॉर्ट बोरो किया आरबीआई से, इसको बोलते हो आप लोग आरआर। ऑलराइट, यहां तक आई होप समझ गए हो। एक आता है बैंक रेट। बैंक रेट होता है जिसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें ना, आरबीआई लॉन्ग टर्म के ऊपर, आरबीआई से लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर लोन लो, अगर एचडीएफसी आरबीआई से लोन लेता है, प्राइवेट बैंक या कमर्शियल बैंक से आरबीआई से लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब उस पर बैंक रेट लगता है। अगर बैंक रेट ज़्यादा लगे ना तो समझ जाना कि हाँ भाई ये पेनल्टी है किस्म से कि तुमने अपना सीआरआर मेंटेन नहीं किया था। फॉर एग्जांपल एसबीआई एचडीएफसी दोनों गए आरबीआई के पास लोन मांगने के लिए, लॉन्ग टर्म पे लोन चाहिए। आरबीआई को 6% लगा, एचडीएफसी को 8% लगा। एचडीएफसी बोलता मेरे साथ ये जात पात क्यों, मेरे साथ ये इनइक्वालिटी क्यों की आपने, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। वो बोलता मेरी बात सुन, जब तेरे को बोला था सीआरआर एसएलआर मेंटेन कर, तूने तो की नहीं, अब तू प्यार मांग रहा है। तो इसी जगह पे वहाँ वो फंस गया। तो एचडीएफसी ने उसको 8% का मिला। अगर बैंक रेट ज़्यादा हो जाए, ऑब्वियसली बात, अब एचडीएफसी को 8% में मिला, एचडीएफसी को स्प्रेड भी कमाना, तो वो 9% पे देगा लोन। अगर इसका मतलब बैंक रेट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब लोन महंगे हो गए। बैंक रेट इंक्रीज हुआ, लोन महंगे हो गए। लोन अगर महंगे होंगे तो लोग खरीदे, लोन लेने जाएंगे नहीं लोन को, तो इसका मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ये भी आप समझ लेना, बात को लिखी हुई है यहाँ पे, वापिस सुन लो। रेट बढ़ा, बैंक रेट इंक्रीज हुआ, यहां मैं लिखता हूं बैंक रेट इंक्रीज, लोन इंटरेस्ट इंक्रीज। इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो लोन लोग कम लेंगे, कम लोन लेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ये हैं आपके क्वांटिटेटिव टूल्स जो आपको मैंने बताया 6 हैं। सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और बैंक रेट, 6 हो गए। फिर आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में कि हाँ भाई क्वालिटेटिव टूल्स क्या हैं सर। क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब है कि बैंक जो है इस जगह पे बैंक परसेंटेज नहीं देखता, अमाउंट नहीं देखता। बैंक इस जगह बोलता है कि भाई सुनो, तुम लोगों को मैं कोई गाइडलाइंस दे रहा हूँ, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहली गाइडलाइन बैंक बोलता है मैं तुम्हें एक मार्जिन रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है कि कोलैटरल के हिसाब से तुम कितना मार्जिन लेके चलोगे। बंदा तुमसे 1 लाख का लोन लेने आया है, तुमने उससे कोलैटरल लिया, समझ लो कितना मार्जिन, कितना है कोलैटरल का। तुम उसको बोलते फार्मर है, तुम उसको बोलता फार्मर को तो 30% कोलैटरल ले इसका, बिजनेसमैन है तो 50% ले। ऑलराइट, तो जितना ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा उतना लोग लोन को कम लेंगे। बंदा बोलेगा यार 1 लाख का लोन लेना है मैंने, बैंक वाले मेरे से 1 लाख की चीज़ें मांग रहे हैं, तो फ़ायदा क्या, कोलैटरल भाई कम रखो ना। अगर इतना मेरे पास, अगर मेरे पास इतनी जगह होती तो मैं जगह बेच के ले लेता भाई, तो तुम्हारे पास क्यों आया मैं। ये बात होती है पहली, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा ये बोलता है मॉरल सुएजन, कि परसुएड करता है, कन्विंस करता है आरबीआई उसको, बैंक को, कि भाई तू गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा रख, पैसा बाहर मत निकालना, पैसा अभी बाहर मत निकाल, इधर ही रख। और उसके बाद आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कि बैंक बोलता है भाई देख, मैं तुझे कुछ सिलेक्टिव जगह बता रहा हूँ जहाँ तू सर्टन सेक्टर्स में कैसे रखेगा पैसा। कि मैं बोलता हूँ तू फार्मर्स को लोन देगा, बट इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन कम देगा, ठीक है, और पर्सनल लोन तो बिल्कुल ना के बराबर देगा, पर्सनल लोन नहीं देने तेरे को, क्योंकि वो अपने मज़े के लिए हैं, वो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए नहीं। वो जाएगा लोग फॉरेन ट्रिप के ऊपर, इससे हमें तो फ़ायदा होगा नहीं, हमारे देश को फ़ायदा होगा नहीं। तो ऑलराइट, ये 3 जो है आपके इंपॉर्टेंट, ये जो 3 है ये क्वालिटेटिव टूल्स हैं आपके। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है आपका डिमोनेटाइजेशन का। जब देखो डिमोनेटाइजेशन क्या है, अब सुन लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। डिमोनेटाइजेशन क्या थी कि हमारे मोदी जी, हमारे प्यारे न्यारे मोदी जी ने, ठीक है, नवंबर 2016 को एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कि हाँ भैया हम पुराने नोट 500 और 2000 के 1000 के नोटों को बंद करेंगे, उनको अब हम लीगल टेंडर नहीं मानेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि करप्शन कम हो, हम लोग चाहते हैं लोग टैक्स ज़्यादा लें, हम लोग चाहते हैं लोग ब्लैक मनी को ख़त्म करें।
लोगों ने बोला, लोगों के सिर पे बम फट गया। लोग बोलते हैं अचानक से क्या करेंगे हम लोग। तो मोदी जी ने बोला सुनो, तुम्हारे पास है ना पैसे, जिसके पास ब्लैक मनी वो फंस जाएगा, जिसके पास नहीं है वो आ जाओ मेरे पास। सुनो मेरी बात, करना क्या है कि हम लोग एक नए नोट निकाल रहे हैं, नए नोट 500 के और 2000 के नोट आ रहे हैं। वो बोलते वेरी गुड, शुक्र है। लेकिन बंदे बोलते हम पुराने नोटों का क्या करें, इतना मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े, मैं क्या करूंगा 10 लाख रुपए। वो बोलता सुनो ना, पहले मोदी जी बोलते हैं वापिस सुनो मेरे बच्चों। उन्होंने बोला कि हाँ भी तुम पुराने नोट अपने 31 दिसंबर 2016 तक बिना कोई डिक्लेरेशन के बैंक में जमा करा दो। बोलते ठीक है, लेकिन कुछ बंदे बोलते सर हमारे कुछ पैसे फंसे हुए हैं ये। वो बोलता ठीक है, तुम्हारे लिए तुम एक काम करें, तुम डिक्लेरेशन लिख देना, तो 31 मार्च 2017 तक तुम डिक्लेरेशन के साथ आरबीआई में जमा करा दो। वो बोलता ठीक है, बंदे खुश हो गए। लेकिन कुछ बंदे अभी फंसे हुए थे। वो बोलते सर अब आपने तो पुराने नोट ले लिए, नए नोट। वो बोलता सुनो, 4000 रुपए की डेली पर पर्सन एक बंदा ले सकता है नए नोट, कि तुम पुराने नोट लाओ उसके बदले नए नोट ले जाओ 4000 रुपए के। बंदा बोलता वेरी गुड सर, ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और उसने बोला कि 12 दिसंबर, ये चीज़ हुई थी 8 नवंबर को मेरे हिसाब से, मेरे याद है मुझे, मैं MBA में था। हाँ, वी वर वॉकिंग, मैं और एक मेरे फ्रेंड थे, हम वॉक कर रहे थे इन द पार्क, एंड अचानक से उनका बात आई कि यार ये क्या हो गया, मोदी जी ने क्या कर दिया। एंड इट वाज लाइक वी वर शॉक्ड। रातों रात 8 बजे इन्होंने डिसीजन लिया था, 7 बजे दुनिया हिल गई थी उस समय कि यार पुराने नोट बंद हो गए, नोटबंदी। ऑलराइट, सो यही मैं बता रहा था कि हाँ भाई 8 नवंबर को इन्होंने डिसीजन लिया। इन्होंने 12 दिसंबर तक ना पुराने नोट चला लो, कहाँ चला लो, तुम बिजली के बिल जमा करा दो, शादियों के लिए पैसे दे दो, पेट्रोल पंप पे दे दो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं करते तो हमें सुनाओ। वो बोलते अच्छा ठीक है सर, ये बात भी हो गई। अब इसके फ़ायदे क्या क्या थे, देखो पुराना ये हज़ार का नोट था। आजकल की जनरेशन ने अगर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। वी आर द ओनली जनरेशन जिन्हें सब कुछ देख लिया। हमने कंप्यूटर देख लिया, हमने नए नए डिवाइस देख लिए, हमने उड़ने वाली मशीनें देख ली, हम लोगों ने नोटबंदी भी देख ली, हम लोगों ने रूल्स भी देख लिए क्या क्या थे, हम लोगों ने एक वॉर भी देख ली हमने थोड़ी बहुत। हम एक रोती जनरेशन है जो सब कुछ देख रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो 1990s की जनरेशन है, हमने यहाँ बहुत ज़्यादा फेजेस देखे हैं। ऑलराइट, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या थे इस डीमोनेटाइजेशन के? पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था? सबसे बड़ा इंपैक्ट था कि इसकी वजह से लोग टैक्स देना शुरू हुए, टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज हो गया, ज़्यादा लोग टैक्स की नज़र में आ गए क्योंकि सबने पैसे जमा करा दिए बैंकों में। दूसरा, सेविंग्स जो थी वो हमारे बैंक अकाउंट में आ गई। जो लोगों ने, औरतों ने घर में, माओं ने, दादियों ने पैसे छुपा के रखे थे ना, मुझे अभी तक याद है कुछ देर पहले मेरी दादी के पास एक 2000 का नोट निकला था। मतलब कि आफ्टर 2024 में एक 2000 का नोट मिला हमको, ठीक है। फिर उन्होंने RBI जाके एक्सचेंज करवाया था कि एक नोट रह गया सर, ठीक है। उसके साथ बैंक्स के पास ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए, लोगों ने ज़्यादा पैसा बैंक में रखना शुरू कर दिया, तो बैंक इजीली लोन आउट कर सकते थे कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्योंकि उनको पता है हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अभी लोगों ने सारा पैसा जमा करवा दिया। उसके साथ साथ ब्लैक मनी को कर्ब आउट किया, टैक्स इवेजन को लोगों ने बोला कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, चोरी करते हैं टैक्स की, उन लोगों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे स्ट्रिक्ट। उसके साथ साथ करप्शन को कम करने के लिए, और लास्टली लोग सारे कैशलेस सोसाइटी के ऊपर मूव कर गए, ठीक है ना। हमारे जो हाउस होल्ड थे, आजकल आप देखो एक फार्मर भी पेटीएम चला रहा है, एक छोटा दुकानदार भी गूगल पे चला रहा है, सारा पैसा बैंक में जा रहा है। एंड दिस वॉज योर वन शॉट वीडियो मेरे कॉमर्स के चीतो फॉर द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। आई होप आप लोग अगर यहाँ तक बने हो तो आप लोगों ने पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी। अगर नहीं समझ आता है बीच में तो आप वापस एक बार उस पॉइंट को सुन लो, तब भी नहीं समझ आता ना, प्लीज़ एक बार कमेंट डाउन कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा वापस के वापस। फ्री बैच का फ़ायदा उठाओ, आपकी माइक्रो खत्म होगी, मैक्रो के 3 चैप्टर पता हो गए, ख़त्म भी हो गए, 2 चैप्टर ज़्यादा रह गए आपके, 2 या 3 चैप्टर, वो भी आपके इन दिसंबर आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे? ऑलराइट, सो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। सर्दियाँ आ रही हैं, अपने कपड़े शपड़े थोड़े टाइट करके बांधो, बीमार वगैरह मत होना। प्री बोर्ड 1, 2 और फाइनल्स के अंदर तोड़ो और फोड़ो। और ये वीडियोस आप आगे भी रेकमेंड कर सकते हो, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, उनको भी ईजिली समझ आ जाएगा। टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।